आइए हजूर, आइए, आपका तोहफा आपका इंतजार कर रहा है। बड़ी मुश्किल से मनाया है इसे। मैंने बताया था ना, आपको बहुत खास है हमारे लिए वो लड़की। इस तरह किसी खास मर्द के लिए ना तो नाचती है और ना ही बेपर्दा होती है। ये तो इसकी मजबूरी है कि वो इस कोठे पर नाचती है। इसे मर्दों से कोई खास लगाव नहीं है। आज तक किसी मर्द ने इसका चेहरा भी नहीं देखा। आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसके दायरे में रहें। मेरा मतलब है, आपने सिर्फ जो रकम अदा की है वो इसका नाच देखने के लिए की है, इसे छूने की नहीं। वो इसे गुस्सा दिलाए बगैर परिविश का मैसेज इस तक पहुंचाना चाहती थी। मुझे इसे छूने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मुझे सिर्फ इसकी शक्ल देखनी है। वो दहाड़ा, आप सिर्फ अदाएं देख सकते हैं और कुछ भी नहीं। मोहब्बत से मनाइएगा इसे। हो सकता है आपकी आंखों में अपनी तलब देखकर वो आपको अपना रूह रोशन दिखा दे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। वो औरत आज तक किसी के लिए नहीं पिघली, लेकिन मैं पिघल गई आपकी तरफ देखकर। जाइए, वो आपका इंतजार कर रही है। रेशम भाई जो मैंने बातें करती वहां से जा चुकी थी, जबकि वो इसके लफ्जों पर बुरी तरह से उलझा था। कौन सी तरफ थी इसकी आंखों में, कौन सी तलब थी इसकी कौन सी तरफ थी इसकी आंखों में, कौन सी तलब थी इस लड़की के लिए कि वो एक तवाइफ होकर नोट कर गई। और वो अपने दिल का हाल ना समझ पाया था। ये दिल बीच में किधर से आ गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो बस इसको देखना चाहता था। हाँ, शायद इसको देखने की ही तलब थी। वो खामोशी से सामने मौजूद कमरे में दाखिल हो गया, जहां दूसरी तरफ चेहरा फेरे नीले रंग की लंबी फ्राक में वो लड़की खड़ी थी। इसका इरादा दरवाजा बंद करने का न था, लेकिन न जाने इसके दिल में क्या आया कि इसने अगले ही लम्हे मुड़ते हुए दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था। इसकी ये बेसाख्ता हरकत परिविश की धड़कनों में इश्ताल परबा कर चुकी थी। इसने गुस्से से मुड़कर इसे देखा था, जबकि वो चेहरा फेरता अपने सामने खड़ी इस लड़की को देख रहा था, जो आज भी नकाब में थी, लेकिन इसकी आंखों में गुस्सा देखकर वो समझ गया था कि इसकी ये हरकत इसे कोई खास पसंद नहीं आई थी। दरवाजा क्यों बंद किया है आपने? दरवाजा खोलें, इसने गजब की कैफियत में कहा तो इसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। इसकी आवाज बहुत मीठी थी। वो बिना कुछ भी कहे सामने पड़े बिस्तर पर पड़ा था। तकिया दीवार के साथ लगातार नींद दराज हुआ था और अब सर से पैर तक इसे बेबाक नजरों से देख रहा था। ऐसा क्या था इस लड़की में जो इसकी धड़कनें इतनी बेतरतीब हो रही थी? वो सिर्फ एक लड़की थी, वो भी एक तवाइफ, जो इससे पहले न जाने कितने मर्दों के सामने अपना आप पेश कर चुकी थी और इसके सामने कैसे पर्दा किए मासूम बन रही थी, जैसे वो तो इन औरतों को जानता ही नहीं है। लड़की, दरवाजा मत खोलना। मत भूलो कि आज की रात की कीमत अदा करके आया हूं मैं यहाँ। इसके लहजे में अजीब सी नफरत बोल रही थी। वो हैरत से इसे देखने लगी। ये क्या अंदाज था इसका? अगर इतनी ही नफरत थी इसे यहाँ की औरतों से, तो वो आया ही क्यों था यहाँ? इसके लहजे में छलकती बेतहाशा नफरत कोई भी महसूस कर सकता था। परिविश ने एक गहरा सांस लेते हुए इसकी तरफ रुख किया था। वो सिर्फ इसका खरीदार था, जिसने एक रात के लिए इसे खरीदा था। इसने अपने आप को राजी, अपने दिल को राजी किया था। वो दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी थी। अगर इसने कोई हरकत की तो वह दरवाजा खोलकर बाहर जा सकती थी। किस तरह का रक्स देखना पसंद करेंगे आप? इसने अपने लहजे को नॉर्मल बनाया था। हाँ, वो सिर्फ यहाँ नाचने आई थी। मैं तुम्हारा नाच गाना देखने का कोई शौक नहीं है और ना ही मेरी ख्वाहिश है तुम्हारा रक्स देखने की। मैं सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखने आया हूँ। वो बोला तो अब की दफा परिविश की आंखों में पहले से ज्यादा गुस्सा और नफरत पहले से ज्यादा गुस्सा था। ना जाने की और ताशा के लब मुस्कुराए थे। दीदार नहीं बेचते हम, जाइए अपनी रकम रेशम भाई से वापस ले लीजिए। इसने जैसे इसके मुंह पर इनकार मारा था। वो तब उठा था एक तवाइफ होकर, इतना एटीट्यूड? मैं दी हुई रकम वापस नहीं लेता, वसूल करता हूँ। वो अचानक ही उठकर इसके करीब आने लगा, जबकि वो होप से पीछे को होती दरवाजे से जा लगी थी। मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखना है और बस। किसके लिए छुपा कर रखा है इस चेहरे को? औकात तो तुम्हारी जिस्म बेचने वाली ही है ना? लगता है चेहरे की रकम अलग से लोगी। मुंह दिखाई करवाओगी क्या अपनी? जिसने सबसे ज्यादा रकम लगाई इसका हुआ ये दीदार। अगर ऐसी बात है तो लगाई तुम्हारी कीमत। 15 लाख दे चुका हूँ। चेहरा दिखाओ, 15 लाख और देकर जाऊंगा। ना तुम्हें छूने की ख्वाहिश है, ना तुम्हारा नाच देखने की। सिर्फ और सिर्फ ये शक्ल देखनी है। इन मासूम आंखों के पीछे ये मुकरू चेहरा देखना चाहता हूँ मैं। मुझे दिखाओ अपनी शक्ल। वादा करता हूँ तुमसे, अगर मुझे तुम्हारी शक्ल में कोई दिलचस्पी महसूस ना हुई तो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर यहाँ से निकल जाऊंगा और दोबारा कभी इस कोठे पर कदम नहीं रखूंगा। वो जैसे इसके साथ डील कर रहा था, जबकि वो गुस्से से दरवाजे की कड़ी में हाथ रखे दरवाजा खोलने को थी कि अचानक ही वो गुस्से में आपे से बाहर होता इसका निकाब एक झटके में हटा चुका था। वो इसका निकाब खोलने में अभी कामयाब नहीं हो पाया था, जबकि एक छोटी सी छुरी से वार करते हुए उसके हाथ को चाहसा जख्मी कर चुकी थी। वो कराकर पीछे हटा था। हाथ में शदीद तकलीफ उठी थी, जबकि खून की लहरें जमीन को सुरख करने लगी थी। एक बार मेरी बात समझ में नहीं आती तुम्हें? क्या कहा मैंने? खबरदार जो मेरे करीब आए जान से मार डालूंगी तुम्हें। मुझे कमजोर मत समझना। वो चाकू इसकी तरफ किए गुस्से से दहाड़ी थी। इर्ताशा के लिए ये अमल बिल्कुल गैर इरादी था। वो इससे इस तरह की उम्मीद हरगिज नहीं रखता था। हाथ पर तकलीफ हद से ज्यादा बनने लगी थी, जबकि वो दोबारा वार करने को तैयार खड़ी थी। इसकी आंखें सुरख हो रही थी, जबकि इसकी सुरख होती आंखें इसकी नजरों की दिलकशी को मजीद बढ़ा रही थी। अवताश के लब अपने आप ही मुस्कुराए थे। हाथ की तकलीफ जैसे कहीं दूर जा सोई थी। इसने सर से पैर तक एक बेबाक नजर इसके नाजुक सिरापे पर डाली थी और गुस्से और डर से
वो गुस्से और डर से कांप रही थी। गुस्सा इसकी बात ना मानने का और डर ये कि कहीं वो कोई हद पार ना कर जाए। आकाश को ये मंजर दुनिया का सबसे हसीन मंजर लगा था। वो एक झटके में इसके करीब आता, इसका वार के लिए उठाया हुआ हाथ दीवार के साथ लगाते हुए इसके हाथ से चाकू छुड़वा गया था। इसकी परवाह किए बगैर वो अब की दफा बिना ताहिर किए इसका निकाब खींच चुका था। वो इसका निकाब एक झटके में उतार कर इसे बेहिजाब कर चुका था। इसकी निगाहें जैसे इसके चेहरे पर बंद गई थी। दुनिया जहाँ की मासूमियत जैसे वहां पर आ बसी थी। वो इस लम्हे में कैद होकर रह गया था। इसका दिल धड़कने सब कुछ थम चुका था। अगर पता था तो सिर्फ इतना कि सामने मौजूद ये लड़की इस दुनिया की सबसे हसीन तरीन लड़की है। ऐसा मासूम हुस्न ना तो इसने पहले कभी देखा था और ना ही शायद आगे देख सकता था। वो परी भी सच में एक परी चेहरा थी। वो जैसे हर चीज से इनकारी हो गया था। इसकी आंखें इसके चेहरे के साथ जैसे कैद हो चुकी थी। जबकि वो इसे धक्का देती अगले ही लम्हे अपना चेहरा वापस से छुपाते कमरे से निकल जाने को थी, लेकिन इससे पहले ही आकाश का हाथ थाम कर इसे अपनी तरफ खींचता दरवाजे को अपने हाथ रखकर बंद कर गया था। बाहर जाने से पहले चेहरा ठीक से रखो अपना। ये चेहरा किसी के सामने नहीं आना चाहिए। ये परी हुस्न वाकई ही हिजाब के काबिल है। खबरदार जो तुमने अपनी शक्ल किसी को दिखाई। वो जैसे इसे वक्त दे रहा था दोबारा से हिजाब करने का। वो भी हिजाब बाहर नहीं जा सकती थी। हाँ, वो सच में इसके काबिल थी कि इसके चेहरे को दुनिया से छुपा लिया जाए। छोड़े मुझे प्लीज। वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश में हलकान होती इसका बाजू इसके खून से सुरख हो रहा था। परी ने अपना दूसरा हाथ चेहरे पर रखा हुआ था, जबकि वो एक झटके से इसे अपने करीब कता सामने बेड पर बिठा चुका था। इसकी यह हरकत इतनी खौफजदा कर गई थी कि वो कमरे में ही दीवार के साथ लगी कुर्सी पर बैठा इसे देखने लगा था। कोई जरूरत नहीं है बाहर जाने की। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला जो तुम्हारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। मैं सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखने के लिए यहाँ पर आया था। वो वहीं पर सुकून अंदाज में बैठा अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपने हाथ पर बांधने लगा था। इस रात की कीमत अदा करके आया हूँ मैं तुम्हें। मुझे तुम्हारे साथ रात नहीं गुजारनी और ना ही तुम्हारा नाच देखना है। मुझे सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखना है और सारी रात देखना है। निकाब हटाओ। आपका दिमाग खराब है। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? हाँ, खराब है मेरा दिमाग। कुछ नहीं समझना मुझे, बस तुम्हारा चेहरा देखना है। अब की दफा वो उठकर इसके सामने आता, इसके बदन से बड़ा सा दुपट्टा हटाकर दूर फेंक चुका था। वो एक लम्हे में पूरी तरह से बेनकाब हुई थी। इसकी नीली फराक इसकी बदनों की रानाइयों को मुकम्मल कैद इसकी नीली फ्राक इसकी बदन की रनाइयों को मुकम्मल कैद हिजाब नहीं कर सकती थी। वो अपना चेहरा छुपाए बगैर अपने बासों को खुद पर लपेटती अपने बालों को आगे की तरफ कर गई थी। मुझे कुछ भी नहीं समझना, ना मैं कुछ सोचना है। बस तुम मेरे सामने रहो और तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने से ना हटे। वो कि उतना बेकल हो रहा था वो खुद भी नहीं जानता था। बस इस लड़की के चेहरे ने इस पर जादू कर डाला था और वो नहीं चाहता था कि इस जादू का असर खत्म हो। फिर सारी रात वो यूं ही बैठी रही थी। आकाश की नजरें परिवेश के चेहरे से हटने को इनकारी थी, लेकिन एक चीज जो परिवेश ने बहुत शिद्दत से नोट की थी वो ये थी कि इसकी आंखों में इसने अपने लिए कोई हवस नहीं देखी थी। वो बस इसका चेहरा देख रहा था, जैसे इस चीज से कोई मतलब ही ना हो कि इसके सामने मौजूद सबसे नाजुक है, जहां बड़े से बड़े आदमी का ईमान डगमगा सकता था। वो ये नहीं सोचती थी कि इसने अपना आप अपने महरम के लिए बचा कर रखा है और ना ही इसे ऐसी कोई उम्मीद थी कि इस कोठे पर कोई इसके लिए बारात लेकर आएगा। वो तो कोठे पर नाचने वाली एक वाइफ थी और अपने औकात जानती थी। वो जानती थी कि इसे कभी भी इस दुनिया में कोई जायज नाम, कोई जायज पहचान नहीं मिलेगी। इसके नसीब में यही सब कुछ लिखा था और वो अपने नसीब को कबूल कर चुकी थी। इसे यहाँ इस कोठे पर आए 2.5 साल गुजर चुके थे। इसके अपनों ने ना तो इसे ढूंढा था और ना ही कोई इसकी खातिर पर यहाँ आया था। इसे याद था वो इसकी यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, लेकिन जब वो 7 बरस की थी तभी इसकी माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। सिवाय एक दादी के और कोई भी नहीं था इसकी दादी ने ही इसे पाला था। दादी बहुत डरती थी, इसे अकेले घर से बाहर ना जाने देती, इसे सहेलियां ना बनाने देती। इसने बहुत मुश्किल से दादी को अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम के लिए बनाया था। वो पहले दिन यूनिवर्सिटी जा रही थी जब अचानक रास्ते में कुछ अगवाकारों ने इसे अगवा किया था। वो लोग कौन थे वो नहीं जानती थी, बस इतना पता था कि इन लोगों ने इसे लाकर यहाँ रेशम भाई के कोठे पर बेच दिया था। वो जब वापस अपने होशो हवास की दुनिया में लौटी तो इसने रेशम भाई की मिन्नतें की थी कि सिर्फ एक दफा इसे इसकी दादी के पास जाने दिया जाए। न जाने क्या सोचकर रेशम भाई ने इसके रोते मासूम चेहरे पर तरस खाकर इसे इसकी दादी से मिलने की इजाजत दे दी थी। लेकिन वहां जाकर इसे पता चला कि एक हफ्ते पहले ही ये जानकर किसकी पोती घर से भाग गई है, वो औरत इस दुनिया से चल बसी थी। इसकी तो दुनिया ही लुट चुकी थी, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। रेशम भाई से खामोशी से वापस ले आई थी। इसका कोई नहीं था जो इसका सहारा बनता, जो इसको समझता। इसका ठिकाना यही कोठा बन गया था। शुरू में हर वाइफ की तरह इसके साथ जिद्दें लगाई गई थी। इसकी खूबसूरती और कम उम्री ने इन सबको बुरी तरह से जलाकर रख दिया था। वो शुरू से पर्दे की पाबंद थी। इसने अपने जिस्म बेचने से इनकार कर दिया था। रेशम भाई ने इसे एक सेठ के आगे बेचा था, लेकिन अपनी इज्जत की खातिर वो सेठ के सीने में छुरियों से वार करते हुए खुद भी खुदकुशी करने की कोशिश कर चुकी थी। केस बहुत बड़ा हो चुका था। रेशम भाई ने इसे कह दिया था कि वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि वो जानती थी कि वो होनहार हो चुकी है। वो किसी की भी जान ले सकती है और वो एक लड़की के लिए अपने पूरे कोठे को रिस्क में नहीं डाल सकती थी। वो आधी रात को कोठे से निकल गई थी, लेकिन वो रात इसके लिए बहुत भयानक साबित हुई थी। इसे कदम कदम पर अपनी इज्जत के लुटेरे नजर आए थे। इसे कुछ भी समझ ना आया वो कहाँ जाए। वो खामोशी से लौट आई थी। रेशम भाई ने इसे अपने कोठे पर देकर हैरत का इजहार किया था। इसे आजादी मिल गई थी तो वो लौट कर क्यों आई थी?
वो आज़ादी के बाद कोठे पर लौटने वाली पहली औरत थी, क्योंकि इसे आज़ादी नहीं चाहिए थी। इसने रेशम भाई से कहा था कि वो वहाँ रहना चाहती है, कम से कम यहाँ पर इस पर नजर उठाने से पहले लोग बोली तो लगाएंगे ना। इसने रेशम भाई से कुछ भी न मांगा था, सिवाय इसके कि इसके जिस्म का सौदा ना किया जाए। और न जाने क्या सोचकर रेशम भाई इस चीज के लिए राजी हो गई थी, लेकिन रेशम भाई की ये शर्त थी कि वो सिर्फ तब तक इसका सौदा नहीं करेगी जब तक वो इसे अपनी कमाई देती रहेगी। इसे यहाँ मौजूद सारी लड़कियों के हिसाब से अपना कमीशन चाहिए था। इसने बहुत मुश्किल से खुद को नाचने गाने पर राजी किया था, लेकिन ये इसकी शर्त थी कि वो ना जिस्म की नुमाइश करेगी और न ही अपना चेहरा किसी को दिखाएगी। रेशम भाई को ये लगा था कि अभी वो रक्स के लिए मानी है, आहिस्ता आहिस्ता वो हर चीज के लिए तैयार हो जाएगी। इसीलिए इससे किसी भी तरह की जबरदस्ती न की गई, लेकिन वो ना मानी। इसके पर्दे में होने वाले पहले ही रक्स ने इसे लाखों का फायदा दिया था। जहां लड़कियां रोज नाच गाकर थोड़ा बहुत पैसा कमाती थी, वहीं एक ही मुजरे में रेशम भाई की हवेली में जहां लड़कियां रोज नाच गाना करके बहुत थोड़े पैसे कमाती थी, वहीं वो एक ही मुजरे में रेशम भाई की झोली में बहुत बड़ी रकम डाल देती थी। वो नहीं जानती थी कि मर्द इस पर इतने पैसे क्यों लुटाते हैं। शायद वो निकाब में थी, या शायद वो खुद को छुपाती थी। आजकल के मर्दों की सोच ये थी कि जब तक औरत अपना आप छुपा कर रखेगी, कोई इसे गंदी नजर से नहीं देखेगा। हालांकि हकीकत तो ये थी कि गंदी नजर कपड़ों से नहीं होती, गंदी नजर गंदी सोच से होती है। जिसके दिमाग में गंद भरा हो वो पर्दे का लिहाज करता है और ना ही रिश्ते का। हकीकत तो यह है कि आज के माशरे में औरत महफूज नहीं है, बेशक वो अपने ही घर में क्यों ना हो। घर के अंदर ही कहीं मोजस रिश्ते अपनी ही औरत को गलत निगाह से देखते हैं। आज के माशरे में औरत की इज्जत का मुकाबला बेपर्दगी से नहीं किया जा सकता। आज के जमाने में एतबार नहीं किया जा सकता। आज के दौर में अपनी 7 साल की बच्ची से लेकर 7 दिन की बच्ची को किसी गोद में देने से पहले अपनी बच्ची के आने वाले कल को सोचने में कोई कबाहत नहीं। हर कोई गलत होता है, हर कोई गलत नहीं होता, हर किसी की सोच गंदी नहीं होती, लेकिन अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए कोई रिस्क लेना ही क्यों। हमारी इज्जत हमारे हाथ में। बच्चियों के मामले में किसी अजीज से अजीज पर भी एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दौर ही एतबार के लायक नहीं। वो खामोशी से इसका चेहरा देख रहा था। इसकी आंखें खुली तो आसान हो रही थी। इसने हैरत से सीधे होते हुए ताज की तरफ देखा था, जो अब तक दीवार के साथ सर लगाए निगाहें इसी पर जमाए हुए था। अच्छी खासी शर्मिंदा होते हुए वो उठकर बैठ गई थी, जबकि वो हल्का सा मुस्कुराया। मैंने अपनी रात की रकम वसूल कर ली है, दोबारा आऊंगा। वो अपने हाथ में मौजूद दुपट्टा इस पर फेंकते हुए दोबारा दरवाजा खुलकर वहां से बाहर निकल गया था, जबकि रेशम भाई जोमेनी अंदाज में मुस्कुराई थी। मुजरा पसंद आया आपको? उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये रात अच्छी गुजरी होगी। अब अगर फिर से मुजरा देखना है तो पीर के दिन आइएगा। हमारी नाजुक सी परिविश थक जाती है। वो अभी बोल ही रही थी जब परिविश को कमरे से निकलते हुए देखा था। मुझे यकीन है तुमने सेठ को खुश करके रखा होगा। वो तेजी से इसके कमरे से निकलती अपने कमरे की तरफ जा रही थी, जब इसे पीछे से आवाज सुनाई थी। इसने एक नजर मुड़कर देखा, चेहरा अब भी नकाब से ढका हुआ था, जबकि ताश एक दफा फिर इसकी निगाहों के जाल में फंसा था और फिर से झटक कर मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। एक हंगामा सा मच चुका था। कबूल करना मुश्किल था, लेकिन यह हकीकत थी। रजब का जनाजा आज इनके घर पर लाया गया था। अभी इसे गए हुए दिन ही कितने हुए थे? सिर्फ 11 दिन। 11 दिन पहले इसका निकाह हो रहा था इससे, और आज वो खुद 4 कंधों पर आ रहा था। मिशन में पहले ही कदम पर वो वतन पर जान निसार कर बैठा था। नीचे से आवाजें आ रही थी। दादी जो इतने सालों तक किसी की शहादत पर न रोई थी, आज पेन डाल डाल कर रो रही थी। ऊपर तक इनकी चीखों पुकार की आवाजें सुनाई दे रही थी। इसकी आंखों से भी मुसलसल आंसू बह रहे थे। अब ऐसा नहीं था कि वो रजब के लिए रो रही थी, या फिर इसकी मौत इसकी जिंदगी में कोई बुरा असर डालने वाली थी। नहीं, ऐसा नहीं था। रजब सिर्फ इसका कजन था। हाँ, एक कजन के नाते इसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन रजब के लिए इसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं थी। रजब की अम्मी तो चाहती थी कि वो इसके जनाजे पर नीचे आए, रोए, सबके सामने इजहार अफसोस करे, रोए पीटे बैन करे, लेकिन वो कैसे ड्रामा कर सकती थी। रजब के साथ इसका तलक ही कितना था। वो एफए के फौरन बाद ही यहाँ से खाड़ियां भेज दिया गया था। तब तो वो खुद 8 बरस की थी। वहां पर इसने अपनी आर्मी ट्रेनिंग की थी। इसके बाद इसने आर्मी ज्वाइन कर ली। इसने पिछले 9 सालों में रजब को बस इतना ही जाना था कि वो इसका कजन है, जो कभी न कभी घर वापस आ जाता है, और बस इससे ज्यादा रजब को जानती ही कितना थी कि इसके जनाजे पर बैन करती। ऐसा नहीं था कि इसे अफसोस नहीं था। इसकी ताई अम्मा का बेटा था वो। ताई अम्मा इसे अपनी बच्चों की तरह मोहब्बत करती थी। हाँ, लेकिन वो कोई जज्बात नहीं रखती थी। वो इसके नाम की अंगूठी अपने हाथ में जरूर पहने हुए थी, लेकिन इस अंगूठी ने इसके दिल में किसी तरह की कोई फीलिंग्स पैदा नहीं की थी। लेकिन अब वो यूं कमरे में बंद भी तो नहीं रह सकती थी, नीचे तो जाना ही था। अपनी बड़ी चादर निकालकर खुद पर लेटे हुए वो सीढ़ियों से उतरती नीचे आ गई थी। बाहर से इसका जनाजा रखा गया था। आज भी आदमी वालों की तादाद काफी ज्यादा थी। इसने ताई अम्मी के पास बैठते हुए इसके बिखरे वजूद को थाम कर सहारा देने की कोशिश की थी। वो इसका सहारा पाकर और भी बुरी तरह से रोई थी। जब इसने अपने आप को किसी की निगाहों के हिसार में महसूस किया, निगाहें उठाकर देखा तो सामने जो लंबी किताब में फौजियों की नफरी खड़ी थी, इसमें मौजूद एक अफसर पूरी तरह से देख रहा था। इसकी निगाहों ने इसे हर बनाकर रख दिया था। अजीब सी तपश थी इसकी आंखों में। वो एक सरसरी सी निगाह इस पर डालकर नजरें हटा गई थी, जबकि ताई अम्मी को संभालना मुश्किल हो रहा था। आशी मेरी बच्ची, देख तेरी किस्मत का फैसला किस तरह से हुआ है। इस दिन तेरा निकाह होते होते रुक गया, क्योंकि शायद रजब ने तेरा साथ निभाना ही नहीं था। मेरी बच्ची, मैं तुझे सुहागन होने का सुख न दे सकी। अल्लाह ने तेरे लिए बेहतर फैसला किया होगा। मेरा बेटा दुनिया छोड़कर चला गया। हाय मेरा लाल, हाय मेरा बच्चा। ताई अम्मी हौसला रखे, खुदा के लिए इस तरह से न रोए। शहीदों की वफात पर इस तरह से नहीं रोया जाता, और वो मरा नहीं है, वो तो शहीद हुआ है ना।
आप तो बहुत बहादुर माँ हैं, सब्र रखें। अल्लाह आपको इस सब्र का सिला ज़रूर देगा। वो तयम्मी को संभालने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन जवान बेटे का दुख बहुत बड़ा था। वो रोते-रोते बेहोश हो गई, तो इसने बड़ी मुश्किल से चाची के साथ इन्हें सहारा देते हुए कमरे की तरफ लाया था। जब इसे खुद पर फिर से निगाहों की तपश महसूस हुई। इसने मुड़कर देखा था, लेकिन सामने इन सारे फौजियों में से कोई भी इसकी तरफ मतवज्जो नहीं था। अपनी गलतफहमी सोचते हुए वो तयम्मी की तरफ मतवज्जो हो गई थी। इसे कोठे से आए हुए 4 दिन गुजर चुके थे। पीर वापस आ ही नहीं रहा था। अजीब दिन था, इतना इंतजार करवा रहा था। इसे वापस जाना था वहां। हाँ, इसे जाना था इस लड़की को देखने के लिए, सिर्फ इसका चेहरा देखने के लिए, सिर्फ इसका दीदार करने के लिए। और कोई ख्वाहिश ना थी, कोई हसरत ना थी। वो बस इसे देखना चाहता था, जी भर कर देखना था। इसके तो हाथ का जख्म भी मदम बनने लगा था। हाथ में जब जब तकलीफ होती, इसके लब मुस्कुरा उठते थे। इतना गहरा जख्म भी इसे सुकून पहुंचा रहा था। इसे जख्म में भी दिलकशी महसूस हो रही थी। इसे परिवेश को क्यों देखना था, किस लिए देखना था, वो नहीं जानता था। इसे बस इसका दीदार करना था। इसकी निगाहों के सामने बार बार वो चेहरा घूम रहा था। जब जब वो इसके चेहरे को याद करता, इसके लब अपने आप ही मुस्कुरा उठते थे। वो अपनी पहचान भुला बैठा था। वो भूल चुका था कि वो एक सैयदजादा है, और इन कोठों पर जाना खुद को अपने मकाम से नीचे लाने के बराबर था। लेकिन इसे परवाह न थी। वो तो बस इस दिन का इंतजार कर रहा था। हाँ, वो इंतजार कर रहा था बेचैनी से, बेकरारी से। अरताश मियाँ, आजकल कहाँ होते हो तुम? सुनने में आया है कि कोठों पर जाने के शौक पाल रखे हैं तुमने। वो मीटिंग खत्म करते हुए अपने चाचा जाद शाहिद के साथ अपने ऑफिस में दाखिल हुआ था। वो जानता था ये लोग इस पर नजर रखते हैं। आज नहीं तो कल ये बात बाहर तो आनी ही थी। अब इनकार मत करना, मैंने तुम्हें खुद देखा है। वो हल्का सा मुस्कुरा कर बोला। तो अरताज के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई थी। मैं इनकार क्यों करूंगा? तुम जाते हो तो क्या मैं नहीं जा सकता? बस दुनियादारी से दिल उठा तो इन बदनाम गलियों की तरफ निकल पड़े। वो रिलैक्स अंदाज में बोला था। अगर वो जरा सा भी ओवर होता तो यकीनन शायद बात को खींचतान कर बरू के बीच में ले जाता। हाँ, वो ऐसा ही था। वो अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियां तलाश करता था। शराफत छोड़ दी है लगता है। वो खुलकर हंसा था। तुम्हारी सब का असर है। वो जैसे बात खत्म कर देने को था। अगर मेरी सबका असर लेना है तो हीरा मंडी को छोड़ो, मेरे साथ क्लब चलो। ऐसी हसीनाएं दिखाऊंगा कि लुत्फ आ जाएगा। वैसे भी वो तो वाईफाई नहीं होती, अपनी मर्जी से घरों से छुपकर ऐसे क्लबों में आती हैं। मेरी तो 2 गर्लफ्रेंड्स हैं। कहो तो तुम्हारा भी कोई इंतजाम करवा देता हूँ। जो काम तो वाइफ पैसे लेकर करती है, वो ये गर्लफ्रेंड मुफ्त में कर देती हैं। वो आंख दबाकर हबासत से बोला था। शुक्रिया, मुझे मुफ्त का माल पसंद नहीं। ऐसी औरतों के साथ तुम ही इंजॉय कर रहे हो। इनसे तो वाइफें ही बेहतर है, जो कम से कम जिस्म बेचती हैं, लेकिन अपने बाप भाई को धोखा नहीं देती। इसके अंदाज पर सामने बैठा शायद मुंह बना गया था। वो तो इसके फायदे का सोच रहा था, लेकिन इसे फायदा नहीं चाहिए था। चलो यार, जैसे तुम्हारी मर्जी। मुझे क्या, मैं तो सोच रहा था कि फजूल में पैसे लुटाते हो इन औरतों पर। मैं तुम्हारे लिए आसानी कर देता हूँ, मगर अगर तुम्हें पैसा लुटा कर ही चाहिए तो मैं क्या कह सकता हूँ? वो कहते हुए उठ खड़ा हुआ था, जबकि अरताश एक दफा फिर से शाम का इंतजार करने लगा। हफ्ते का लंबा इंतजार तो खत्म हुआ था, लेकिन अब ये शाम आने का नाम नहीं ले रही थी। वो तीसरी दफा नाकाम हुए थे। आज तीसरी दफा वो इनके हाथ से निकल गए थे। आखिर रूहा भाग कर गई तो गई कहाँ थी? इसे समझ में नहीं आ रहा था। इसने पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर अपने लोग भेज दिए थे। वो रूहा को कहीं से भी ढूंढ निकालने का इरादा रखता था। इसका कोई इरादा नहीं था इसे जिंदा छोड़ने का। इसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद बन चुका था, रूहा को खत्म करना। और दूसरा मकसद अपने साले को मौत के घाट उतारना था। हाँ, इसका साला तो इसकी जिंदगी में शायद कोई अच्छा काम किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन एक अच्छा काम किया था, असीर को इसकी जिंदगी में शामिल करके। हाँ, वही वजह बना था असीर को शाकी करने की। वो लड़की सारे किस्से में बिल्कुल बेकसूर थी, बिल्कुल बेगुनाह थी। इसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने भाई का किया भुगत रही थी। इसकी शादी को तकरीबन 1 महीना होने वाला था। वो इस पर बहुत ज्यादा सख्ती कर रहा था, लेकिन ये सब कुछ वो डिजर्व करती थी। इसके भाई ने जो कुछ भी किया था, इसके बाद वो इसे आसानी से छोड़ने वाला हरगिज नहीं था। इसके खानदान की इज्जत गई और अपने अपनी इज्जत पर वो किसी की मासूमियत का हालत नहीं आने देना चाहता था। इसीलिए असीर पर सख्ती करना वो अपना फर्ज समझता था। जब इसका मासूम चेहरा देखकर इस पर रहम खाने का दिल करता था, वो इसके भाई की हुई गलती याद कर लेता था। इसका दिल पिघल रहा था। इसका चेहरा देख देख कर वो अपने दिल को अजीब से अंदाज में धड़कते महसूस करता था, लेकिन वो तरस नहीं खाता था। वो इसका मासूम चेहरा देखकर अपने खानदान की लूटी इज्जत को इग्नोर नहीं कर सकता था, और ना ही अपनी बहन को माफ कर सकता था। इन दोनों को कब्र में उतार कर से सुकून मिलना था, और इन दोनों को कब्र में उतार कर वो सारी जिंदगी के लिए असीर को कैद करने वाला था। असीर के नसीब में आजादी नहीं थी। असीर के जिस्म पर ही नहीं बल्कि रूह पर भी अब शाबी सिकंदर शाह का हक था। रजब की शहादत ने इसे भी काफी बड़ा सदमा दिया था। वो इसका अच्छा दोस्त था, कोलीग था। इसके साथ मिलकर वो बहुत सारी बातें किया करता था। इसका इस तरह से जाना इसे भी दुख दे गया था। पहले वो कितने दिन इन लोगों की कैद में रहा था, और फिर इसकी लाश मिली थी। वो अभी तक इस मिशन पर काम कर रहे थे। इन दहशतगर्दों को पकड़ना इतना आसान नहीं था। वो पहाड़ों के बीचों बीच किसी गुफा में छुपे हुए थे, जहां जाते किसी भी फौजी को बीच रास्ते में पकड़कर वो लोग
इसकी बुरी हालत कर देते थे। रजब की नाजुक हालत के बारे में किसी को भी नहीं बताया गया था। हकीकत तो ये थी कि इसके हाथ पैर के नाखून से लेकर जुबान तक काट दी गई थी। रजब की शहादत इनके लिए बहुत अफसोसनाक थी, लेकिन रजब की शहादत के साथ इसे एक दफा फिर से इसके घर जाने का मौका मिला था, जहां वो परी पैकर एक दफा फिर से इसके सामने आई थी। इसे यही पता था कि रजब और अहमद दोनों भाई हैं, वो कजन हैं। इस बात का इसे इसी दिन पता चला था। वो दोनों भाइयों की तरह रहते थे और रजब और अहमद की एक साथ काम करने की वजह से ड्यूटीज लोकेशन अलग अलग थी, तो ज्यादा आमना सामना नहीं होता था। इसे अफसोस था ये जानकर कि इस लड़की को फिर से तकलीफ देने जा रहा है, लेकिन वहां जाकर इसे पता चला था कि वो लड़की इतनी भी ज्यादा परेशान नहीं थी। अपने एक सीनियर अफसर से पूछने पर पता चला कि वो लड़की बशीर कुरैशी की बेटी थी, जबकि रजब शबीर कुरैशी का बेटा था और वो दोनों भाई थे, यानी रजब और वो लड़की आपस में कजन थे। खैर, ये सब कुछ जानना इसके लिए जरूरी तो नहीं था, लेकिन वो लड़की को लेकर बहुत ज्यादा सोच चुका था। सो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखना एक नॉर्मल सी बात थी। आज एक हफ्ते के बाद वो घर पर वापस आया तो वो सामने ही टीवी लॉन्च का टेबल साफ करती नजर आई थी। इसकी हालत मुलाजमों से भी बदतर थी। इसे शायद अपना होश ही ना था। अपनी हालत तो शायद वो तब सुधारती थी जब वो इसे अपने पास बुलाता था। ए लड़की, ये सारे काम खत्म करके ये कपड़े धोने हैं तूने, और अंदर किचन में सिंक में बर्तन भी पड़े हैं। वो क्या तेरी माँ धोएगी? घर की मुलाजमा तेजी से अंदर आते हुए इसके बालों को पकड़ कर खींचती इसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ लगा चुकी थी। इसका अंदाज इतना जारखाना था कि अंदर दाखिल होते शाबिर ने गुस्से से इसे देखा था। अभी अभी जा रही हूँ ये टेबल साफ करके धोने। वो बड़ी मुश्किल से कुछ बोलने के काबिल हुई थी। इसे इसकी खुटी खुटी आवाज सुनाई दे रही थी जब मुलाजमा ने अचानक सामने से शाह को आते देखकर इसके बालों को छोड़ते हुए अदब से सलाम किया था। सुनो लड़की, तुम चाय बना कर लाओ और तुम अंदर आकर मेरी बात सुनो। इसने एक नजर पास खड़ी रसीद को देखते हुए उसे चाय बनाने का हुक्म दिया था और खुद मुलाजमा को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो अगले ही लम्हे इसके साथ चलती एक कमरे में बंद हो गई थी, जबकि वो इसके हुक्म पर अपना काम छोड़ती तेजी से किचन में आई थी ताकि वो शाह के हुक्म के मुताबिक इसके लिए चाय बना सके। वो एक लम्हे की भी देर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि देर करने का मतलब शाह का थप्पड़ खाना था। आज के बाद तुम्हें इस लड़की पर हाथ उठाते ना देखूं। आज तुमने जिस तरीके से इसे मारा है वो मेरी नजरों से छुपा हुआ हरगिज नहीं है। मैं तुम्हें इस पर सख्ती करने को कहा था, इस पर हाथ उठाने की इजाजत तुम्हें किसने दी? दिल तो चाह रहा है तुम्हारी हाथ तोड़ दूं, लेकिन तुम जैसी औरतों पर हाथ उठाकर मैं अपने हाथ हरगिज गंदा नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर नहीं चाहती कि तुम्हारी हालत भी वाजिब जैसी हो तो दोबारा ये जुर्रत ना करना। आज के बाद अगर तुमने इस पर हाथ उठाया या बेवजह इस पर चीखने चिल्लाने की कोशिश की या इसे फजूल के कामों में उलझाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हालत देखी है इसकी, वो इस काबिल है कि शावीशा के बिस्तर तक आ सके। इस हालत में इसके साथ रात गुजारूंगा मैं, वो गुस्से से बोल रहा था। जबकि कमरे में दाखिल होती यासीन ने इसके आखिरी अल्फाज सुने थे, इसकी रूह तक कांप उठी थी। वो कितनी बेबाकी से एक मुलाजमा के साथ अपनी ही बीवी के साथ गुजरने वाले लम्हात को डिस्कस कर रहा था। माफ कर दीजिए शाह साईं, मैंने इस तरफ गौर नहीं किया। मैं इसे सारा दिन काम पर लगाए रखती हूँ। इसे इतना वक्त नहीं देती कि वो खुद को शीशे में देख सके। लेकिन आप फिक्र न करें, मैं आपकी ये शिकायत आज ही दूर कर दूंगी। वो औरत इसे सहमते हुए बोल रही थी, जबकि वो दरवाजे पर दस्तक देती अंदर दाखिल होती इसकी चाय का कप इसके हवाले करने लगी। ले जाओ इसे, इसकी हालत सुधार कर मेरे कमरे में भेज देना। और तुम लड़की, इस हालत में आज के बाद अगर तुम मुझे नजर आई ना तो वहीं खड़े खड़े गोली मार दूंगा, क्योंकि इस हालत में कम से कम मेरी बीवी तो हरगिज नहीं लग रही तुम। वो गुस्से से देखते हुए बोल रहा था। शक्ल से वो जितनी मासूम और खूबसूरत थी, लिबास इसका इतना ही अजीब बेढंगा सा था। वो तो ये भी नहीं जानता था कि ये कपड़े इसने कहाँ से लिए थे, क्योंकि इसने इसके लिए जो ड्रेसेस मंगवाए थे वो बहुत कीमती और ब्रांडेड थे, जिन्हें वो सिर्फ और सिर्फ इसके सामने ही इस्तेमाल करती थी। इसके जाने के बाद इसने कभी इन कपड़ों को छुआ भी नहीं था। चल, मैं तेरी हालत सुधारती हूँ। ये क्या मुलाजमा बनी घूम रही है? तो जब शाह साईं के घर पे हो तो इस तरह की उजड़ी हुई हालत बनाने की जरूरत नहीं है। शाह साईं, मैं इसे सब कुछ समझा दूंगी, आप फिक्र ना करें। वो इसका हाथ थमते से बाहर ले गई थी, जबकि वो खामोशी से इसके साथ खींचती चली जा रही थी। ना जाने ये सजा कब खत्म होनी थी, कब इसे सुकून मिलना था। इसका मामूल बन चुका था यहाँ आना, लेकिन इसका ये मामूल रेशम भाई के लिए बुरा साबित हो रहा था। ये तीसरा हफ्ता था, वो पीर की रात के लिए इसे खरीद लेता था और इसके 15 लाख रकम के सामने सारी रकमें बेमोल हो जाती। वो सारी दादी से अपने पास बिठाकर रखता था, जिसकी वजह से बाकी गाहक काफी डिस्टर्ब हो रहे थे। आज बहुत बड़ा गाहक इनके कोठे पर आया था, जो कि सिर्फ पीर की रात ही आया करता था। आज बुध के दिन इसे देखकर रेशम भाई हैरान हो गई थी। आओ सेठ आओ, बहुत खुशी हुई तुम्हें किसी और दिन यहाँ देखकर। तुम तो सिर्फ पीर के दिन ही नजर आते हो। बताओ क्या खिदमत करूँ तुम्हारी? रेशम भाई ने कहा था। हाँ, मैं सिर्फ पीर के दिन आता हूँ रेशम भाई, क्योंकि असल मजा ही तो तुम इस दिन करवाती हो। लेकिन मैंने तुमसे बहुत ज्यादा मायूस हूँ। कितने पीर गुजर गए, तुमने परिविश का मुजरा नहीं करवाया। क्या बात है? इसकी तबीयत तो ठीक रहती है ना? कहाँ गायब रखती हो तुम इसको? वो अपने मतलब की बात पर आया था। सेठ क्या बताऊँ, ये पूछने के लिए तो बहुत आते हैं यहाँ पर। अब तुमसे क्या ही छुपाना। एक बड़े सेठ का दिल आ गया है इस पर। वो नहीं चाहता कि इसकी मंजूर नजर पीर के दिन किसी और के सामने मुजरा करे। वो इसे खरीद लेता है पीर के दिन के लिए। इसने इतने पीर गुजर जाने के बाद भी परिविश का मुजरा नहीं कर रही। इसे सच सच बताया था। अरे ये क्या बात हुई? मतलब एक खास के लिए इतने कदरदानों को नजरअंदाज कर दिया, ये तो बड़ी गलत बात है। चलो पीर के दिन ना सही, किसी और के दिन तो हमें अपना दीदार करवाए। और तुम तो बड़े दावे करती थी कि परिविश जिस्म नहीं बेचती, तो अब ये क्या चक्कर है? वैसे शकीन निगाहों से देखते हुए बोला था। हाँ हाँ सेठ, तुम भी धोखा खा गए ना। वो जिस्म नहीं बेचती, वो सिर्फ नाचती है अपने सेठ के आके, और बस। वो हंसते हुए बोले तो सामने बैठे आदमी ने इसका यकीन न किया था, लेकिन वो ऐसी औरतों से बहस करना भी अपनी तौहीन समझता था।
एक और पीर आ गया था। वो इसके सामने बैठी थी बिना निकाब के, जबकि वो सामने कुर्सी पर बैठा इसे देख रहा था। अजीब आदमी था जो देखने के इतने पैसे देता था। इसकी निगाहों में कोई बेहयाई न थी। वो इससे कोई बात नहीं करता था, ना ही कोई डिमांड करता था। बस वो कमरे में आता, इसके चेहरे से निकाब हटाता और इसके सामने बैठ जाता। अजीब थी इसकी यह हरकत। एक माँ के लिए कनाडा जा रहा हूँ बिजनेस के सिलसिले में। जाना जरूरी ना होता तो कभी ना जाता, लेकिन जाने से पहले रेशम भाई को आने वाले 4 पीर की रकम देकर जाऊंगा। खबरदार जो किसी के सामने निकल कर नाची। मैं खरीद रहा हूँ तुम्हारे इन 4 पीर के लिए, और ये मेरा फोन रखो। मैं तुम्हें आने वाले 4 पीर इसी पर वीडियो कॉल करूंगा तुम्हारा दीदार करने के लिए। सुबह अजान से थोड़ी देर पहले इसने फोन इसके करीब रखा था। वो फालतू बात नहीं करता था, जबकि परिवेश बात ही नहीं करती थी। हाँ, लेकिन ये आदमी इसकी समझ से परे था। और फिर एक और खामोश रात इसके साथ गुजार कर वो चला गया था। वो कदरे बेहतर हालत बनाए मेहरून कलर के खूबसूरत से लिबास में कमरे में दाखिल हुई थी। शाह जो थोड़ी देर पहले ही सोकर जागा था, इसे आती देखकर दिलकशी से मुस्कुराया था। अब लग रही हो ना शाबिर शाह की बीवी, ऐसे ही रहा करो इस घर में। तुम्हारा एक मकाम है, एक हैसियत है। तुम शाबिर शाह की बीवी हो। आज के बाद मैं तुम्हें इस तरह से उजड़ी हुई हालत में ना देखूं। शाबिर शाह का नाम जुड़ा है तुम्हारे साथ। वो उठकर इसके करीब आते हुए इस पर साया सा बना था, दीवार की दोनों तरफ अपने हाथ रखकर इस पर झुका था। वो जवाब में कुछ भी नहीं बोली थी। इसका निगाहें झुका लेना शाह के दिल में हलचल सी पैदा कर गया था। वो इसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखते हुए इसका चेहरा ऊपर को उठाता इसकी आंखों में देखने लगा। शोहर के दिल में अपना मकाम बनाने में कामयाब वो बीवी होती है जिसे नाज़ो नज़ाकत आती हो। तुम नाजुक तो बहुत हो, लेकिन नाज़ो नज़ाकत तुम्हारे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ऐसा तो नहीं चलेगा। बस के लबों पर अपने लब रखे हल्की आवाज में सरगोशियां कर रहा था, जबकि वो पूरी जान से कांपते हुए इसे सुन रही थी। बल्कि वो सुन क्या रही थी, वो तो बस कांप रही थी। मुझे आपके दिल में कोई मकाम हासिल नहीं करना। मुझे पता है मेरे भैया के मिलते ही आप मुझे छोड़ देंगे। मेरे भैया बेगुनाह निकलेंगे और आप अपने वादे के मुताबिक मुझे आजाद करेंगे। वो बेहद कम आवाज में कांपते हुए लहजे में बोल रही थी, जब अचानक से अपनी गर्दन पर शाह की गिरफ्त सख्त महसूस हुई। तुम्हारा भाई बेकसूर नहीं है, गुनाहगार है। वो किसी भी कीमत पर बेकसूर साबित नहीं हो सकता। और जहां तक तुम्हारी आज़ादी की बात है, तो तुम्हें मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे भाई को कब्र में उतार कर तुम्हें सारी जिंदगी के लिए अपनी पनाहों में कैद करूंगा मैं। और अब तुम्हारी आज़ादी नामुमकिन है। भूल जाओ कि तुम्हें कभी आज़ादी मिलेगी। वो अचानक इसके लबों को कैद करते हुए इंतहाई शिद्दत से चूम रहा था, जब अपनी कमीज की जिप पर शाह का हाथ उलझता हुआ महसूस हुआ। आसिर की सांसें बस थमने को थी। वो एक झटके में जिप ना खुलने की सूरत में इसकी शर्ट की जिप को तोड़ गया था, और फिर अगले ही लम्हे से अपनी बाहों में उठाए हुए बेड पर पटकता इस पर साया फगन हुआ। वो नाजुक सा वजूद इसकी बाहों में कैद ना तो फरफराने के काबिल था और ना ही मज़ाहमत के काबिल। वो खामोशी से इसकी शिद्दतें बेपाक जसारत सहती खुद को इसके हवाले कर गई थी। जिस्म का एक एक जर्रा कांप रहा था। इसकी शिद्दतों में लम्हा पर लम्हा इजाफा होता। वो अपनी किस्मत को रो रही थी। इसके रोने पर एक लम्हे के लिए शाह का दिल नरम सा पड़ा था। इसका रोना इसे तड़पा कर रख गया था। वो इसकी कुर्बत में रोती थी। इस चीज ने इसे तकलीफ दी थी, लेकिन फिर अगले ही लम्हे से गुस्सा आने लगा। इसकी कमर पर इसकी नरम सी गिरफ्त अचानक सख्ती इख्तियार कर गई थी। वो इसे अपनी तरफ खींचते हुए इसके गर्दन पर अपने दान कार गया था, जिस पर वो बिलबिलाकर इसकी बाहों में मछली थी। तरपो इसी तरह तरपो, यही तो चाहता हूँ मैं। तुम्हारी तरफ ही तो सुकून देती है मुझे। सिसकती रहो, सारी रात सिसकती रहो। तुम्हारा सिसकना ही मेरा सुकून है। वो इसकी गर्दन पर अपने दांतों के निशान को चूमता अपने लबों को इसके लम्स इसके पूरे बदन पर छोड़ने लगा। कभी इसकी गिरफ्त बेतहाशा नरम हो जाती और कभी बेतहाशा सख्त। इसका नाजुक बदन इसकी शिद्दतों से टूटने लगा था, लेकिन इस शख्स को इस पर रहम ना आया। और गुजरते हर लम्हे के साथ इसके दिल में इस शख्स के लिए नफरत बढ़ती चली जा रही थी, जो जानती तक नहीं थी कि सामने वाले के दिल के जज्बात कोई और ही रूप इख्तियार कर रहे हैं। वो 1 महीने के लिए कहीं गया था। जाने से पहले वो तुम्हारे आने वाले 4 हफ्तों की रकम अदा करके गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुमने तो बिल्कुल ही मुजरा करना छोड़ दिया है। इतनी मुश्किल से तुम्हें सिखाया था ये सब कुछ, लेकिन ये आदमी तो मैं सोच रही हूँ कि तुम ज्यादा पैसे कमाओ और अपने लिए बेहतरी सोचो। बहुत आशिक है तुम्हारे, जो तुम्हारा मुजरा देखने के लिए पागल हो रहे हैं। इनके बारे में सोचो। तुम्हारा ये ताशा न जाने कब तक वापस आएगा। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि पीर की जगह मंगल को तुम्हारा मुजरा रख लेती हूँ। जरूरत नहीं ये सब कुछ करने की। आपको पैसे मिल तो गए हैं ना, बल्कि आपकी सोच से ज्यादा मिल चुके हैं। तो फिर क्यों करवाना चाहती हैं आप ये सब कुछ? इस दफा तो आपको पहले से कहीं ज्यादा रकम मिली है। जहां मैं आपको 1 महीने में 5-6 लाख कमा कर देती थी, वहीं आपको वो अनगिनत रकम दे रहा है। फिर आप क्यों मुझसे ये काम करवाना चाहती हैं? मैं तो अल्लाह का शुक्र मना रही हूँ कि अल्लाह मुझे इस गुनाह से दूर कर रहा है। वो इन्हें देखते हुए बोलते वो हैरत से सुनने लगी थी। उफ नादान लड़की, तो पागल है। ऐसे लोगों पर यकीन करने लगी है। वो सिर्फ चंद दिन के लिए दिल बहलाने आया है। इसने हमेशा नहीं रहना। और जिस तरह तो ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ गई है, तो बिल्कुल भी नकारा हो जाएगी। अब वो सारी रात ना तो तुझे छूता है और ना ही तुझे गलत तरीके से देखता है और ना ही तुझसे कोई गलत बात करता है। सिर्फ तेरा चेहरा देखकर दिल भरता है और चला जाता है। ऐसे आदमी ने कितने दिन तक ये सब कुछ करना है, तू खुद ही अंदाजा लगा। लेकिन सोच आखिर कितनी बेकार है इसकी ये दौलत, जो सिर्फ तेरे चेहरे पर लुटाई जा रहा है। आज नहीं तो कल वापस आकर वो तुझसे बहुत कुछ डिमांड करेगा और फिर तूने इनकार कर देना है। इस इनकार के बाद तू फिर से
इस इनकार के बाद तो फिर से मुजरू पर आएगी, इसलिए बेहतर है कि मुजरा करना छोड़ने की गलती कभी ना कर। ये एक दफ़ा छूट गया ना तो फिर बड़ी मुश्किल से वापस आता है। एक दफ़ा पैरों को आदत लग जाए तो फिर ये मोए पैर भी किसी की नहीं सुनते, दोबारा सीखते सीखते एक उम्र लग जाती है। इसलिए बेहतर है कि यूं खाली हाथ बैठने के बजाय किसी और दिन के लिए ये काम रख ले। वो इसे देखते हुए बोली थी, जबकि वो खामोशी से सर हिला गई। शायद वो ठीक ही कहती थी, इतनी मुफ्त की दौलत तो थी नहीं इसकी जो वो इस पर लुटाता जा रहा था। आज नहीं तो कल इसकी डिमांड बढ़ेगी और वो अपना जिस्म का सौदा हरगिज नहीं कर सकती थी। वो इस वक्त कनाडा में अपने एक जरूरी डील पर काम कर रहा था। इसका इरादा तो नहीं था यहाँ आने का, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर आया था क्योंकि काम करना भी बेहद जरूरी था। इसे यहाँ 11वां दिन था और इन 11 दिनों में वो सिर्फ अपनी परिविश का दीदार करने की तलब आंखों में लिए हुए था। आज पीर का दिन था। कमरे में जाते ही इसका इरादा इसे फोन करने का था। इस पर बेकरारी हद से ज्यादा सवार थी। अपने वादे के मुताबिक वो सवाई पीर के और किसी दिन इसे फोन नहीं करता था, क्योंकि इसने रकम ही सिर्फ पीर के दिन की अदा की थी जिस दिन वो मुजरा करती थी। न जाने क्यों अब इसका दिल इस चीज के लिए तैयार नहीं था कि वो किसी के आगे मुजरा करे, वो किसी के आगे नाच कर अपना आप दिखाए। वो जैसे इसे दुनिया से छुपा देना चाहता था। होटल में दाखिल होते ही इसने कमरे का रुख किया। भूख तो लगी हुई थी, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा तलब इसे सिर्फ और सिर्फ परिविश के चेहरे की थी। इस वक्त इसे जरूरी शायद इसके लिए और कुछ भी नहीं था। वो सीधा अपने कमरे में आते हुए अपना मोबाइल उठाता वीडियो कॉल करने लगा था, जो पहले ही कॉल पर उठा ली गई थी। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैं आज लेट हो गया, वो एक जरूरी मीटिंग थी ना, पाकिस्तान में तो रात हो गई। वो इसे देखते हुए बोला तो वज़ीर-ए-आला इसके सलाम का जवाब देती बस नरमी से हाँ में सर हिला गई थी। काफी थकी हुई लग रही हो, कोई काम कर रही थी क्या? इसके चेहरे पर थकावट देखकर वो सवाल करने लगा था, जबकि वो हैरत से पहले इसका सवाल सुनती फिर नरमी से जवाब देने लगी। इससे पहले हुई वीडियो कॉल में इसने सिर्फ हाँ या ना में जवाब दिया था, लेकिन इस इसके सवाल तो सीली थे। वो मुजरे की प्रैक्टिस कर रही थी। कल मुजरा है ना, काफी अर्से के बाद कर रही हूँ, इसलिए देख रही थी कि कोई स्टेप भूल तो नहीं गया। वो आंखें मिलाए बगैर बोली थी, जबकि वो हैरत से देख रहा था। इसकी बात सुनकर गुस्सा और गजब इसके अंदर ससरियत कर गया था। एक क्या मतलब, तुम क्यों मुजरा कर रही हो? तुमने तो अब मुजरा नहीं करती ना, तुम्हारे मुजरे की रकम अदा करके आया हूँ मैं। वो परेशानी से कहने लगा, जी बिल्कुल, आप पीर के दिन की मुजरे की रकम अदा करके गए हैं और इस दिन में सिर्फ आपकी हूँ, लेकिन बाकी दिन तो मेरे हैं ना, जैसे चाहे इन दिनों में काम कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं रकम अदा करके आया हूँ तो तुम्हें मुजरा करने की क्या जरूरत है? वो आपकी दफा गुर्राया था। इसके गुस्से से वो जरा सहम कर गहरी सांस खींचती नजर झुका गई थी। देखें सेठ जी, मैं एक तो वाइफ हूँ, तो वाइफ कोठे पर मुजरे ही करती अच्छी लगती है। वीडियो कॉल पर सामने बिठाकर कब तक तस्वीर बना के रखने का इरादा है? एक न एक दिन आपका दिल भर जाएगा, तब तक मैं अपने पैरों को मुजरे की आदत से रहाई नहीं दे सकती। आपका क्या है? जिस दिन आपका दिल भर गया आप तो अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएंगे। मुझे अपने लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं आपकी खातिर अपने काम को हरगिज़ नहीं छोड़ने वाली। वो बेहद नरम लहजे में बात कर रही थी, जबकि अचानक ही वो गुस्से से फोन काट गया था। जबकि वो हैरत से बंद होती कॉल को देखती रही। इसने सारी रात बैठकर इसकी कॉल का इंतजार किया था, लेकिन इसने दोबारा इसे फोन न किया था। जल्दी जल्दी सारे काम खत्म करो और पीछे आसाई की खिदमत में लग जाओ। यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। जब तक तुम्हारा भाई नहीं मिल जाता तब तक तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही रहेगी, और फिर यकीनन शाहसाई तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे भाई का भी जनाजा बहुत शौक से उठवाएंगे। वैसे तुम कितनी खूबसूरत हो, लेकिन अफसोस कि तुम्हारी ये खूबसूरती भी शाहसाई को पिघला नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने रूहा बीबी को ढूंढना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। वो किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे, और फिर तुम्हारे भाई के साथ जो होगा वो तमाशा पूरा गाँव देखेगा। मुझे तो इस पर अभी से तरस आ रहा है। रूहा बीबी और तुम्हारे भाई पर बहुत अबरतनाक मौत होगी इन लोगों की। शाहसाई का बहुत अबरतनाक मौत होगी इन लोगों की। शाहसाई का गुस्सा तुम नहीं जानती, उन्होंने अपने ही बाप का बुरा हाल कर दिया था। तुम्हारा भाई क्या चीज़ है, पूरे गांव को तमाशा देखेगा। मैं तो दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारा भाई मंजिल हम पर आ जाए। कम से कम तुम तो इस हिसाब से निकलो ना। वैसे कितना बेगैरत भाई है तुम्हारा, कैसे तुम्हें फंसाकर खुद ऐश भरी जिंदगी गुजार रहा है। वो तेज तेज बर्तन धो रही थी जब मुलाजमा इसके पीछे आते हुए बोलने लगी। इसे बेहद गुस्सा आ रहा था। उसके भाई को बेगैरत कह रही थी, लेकिन इसे बहस करके वो अपने चेहरे पर थप्पड़ों की सुर्खी नहीं चाहती थी। और फिर इसने शिकायत शाह तक पहुंचा दी तो वो इसे जानवरों की तरह नोच डालेगा। वो हर चीज पर खामोशी इख्तियार कर रही थी। बेशक इसका फैसला इसका खुदा करने वाला था। इसे अपने भाई पर पूरा यकीन था। इसका भाई गलत नहीं था और बहुत जल्द ये बात साबित भी हो जानी थी। पिछा का फैसला क्या होगा वो बस ये जानना चाहती थी। इस वक्त तो शाह जमीनी खुदा बना हुआ था, लेकिन आने वाले वक्त में जब इसका भाई बेगुनाह साबित होगा तब इस जमीनी खुदा का क्या हाल होगा वो देखना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि ऐसे लोगों का खुदा क्या अंजाम करता है। सुनो लड़की, शाहसाई कह रहे हैं कि आकर मेरे कपड़े निकाल दो, ये सारे काम बाद में कर लेना, पहले जाओ शाहसाई का हुक्म मानो। दूसरी मुलाजमा किचन में दाखिल होते हुए इसे हुक्म दे रही थी, जबकि वो बर्तन वहीं पर छोड़ती ऊपर की तरफ चली गई थी। वैसे भी इन लोगों की चली सुन सुनकर अब वो उकता चुकी थी। हाँ, लेकिन शाह का सामना भी नहीं करना चाहती थी। हुक्म सरकार, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप तो आज की शब सिर्फ और सिर्फ परिविश से बात करने की तमन्नाई होते हैं, तो ये आप मुझसे कैसे फोन कर रहे हैं? इसकी आवाज़ सुनते ही से पता चल गया था कि वो ताशा है, लेकिन वो इसे फोन क्यों कर रहा था ये सवाल के दिमाग में घूम रहा था। 10 करोड़ इसे मोबाइल से आवाज़ सुनाई दी थी। जी 10 करोड़। रेशम भाई के अल्फाज अदा करना मुश्किल हो गए थे। हाँ 10 करोड़ रकम दे रहा हूँ तुम्हें परिविश की। वो ना तो किसी गैर मर्द के सामने जाएगी और ना ही किसी के सामने मुजरा करेगी। वो मेरी अमानत है तुम्हारे पास। जब मैं वापस आऊंगा इसे लेकर जाऊंगा। कल मेरा आदमी आकर तुम्हें चेक दे जाएगा। इसे फोन से आवाज़ सुनाई दे रही थी, जबकि रेशम भाई का पूरा जिस्म ही कांपने लगा था। इतनी बड़ी रकम का सुनकर इसे यकीन नहीं आया था वो सच में इतनी बड़ी रकम देने वाला है। जी हजूर, जैसा आप कहें बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं क्या, मेरी औकात क्या जो इसे किसी के सामने मुजरा करवाऊँ? आप जैसा कहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आपकी अमानत है परिविश, आप जब चाहें इसे ले जाएं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो किसी के सामने मुजरा
मुचरा नहीं करेगी। वो तेज तेज बोलते अपनी सांस चढ़ा चुकी थी, जबकि दिमाग में तो बस ये चल रहा था कि 10 करोड़ में आखिर सिफर कितने आते हैं। ठीक है, अपने वायदे पर कायम रहना, मेरा आदमी कल आएगा, इसने कहते हुए खड़क से फोन बंद कर दिया था। जबकि रेशम भाई की हालत इस वक्त इसकी अपनी समझ से बाहर थी। अरे परिविश, तेरी तो निकल पड़ी, कैसे फंसाया है तूने इसको, तेरे लिए 10 करोड़ दे रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी रकम कोई तेरे लिए कैसे दे सकता है। वो कहता है तुझे किसी गैर मर्द के सामने ना भेजूं, तू किसी गैर मर्द के सामने मुचरा नहीं करेगी, कोई और तुझे ना देखे वो तुझे लेने के लिए आएगा, वो तुझे हमेशा के लिए यहाँ से खरीद कर लेकर जा रहा है। 10 करोड़ की रकम दे रहा है वो तेरी खातिर। कल आदमी आएगा इसका चेक देने के लिए। हाय, मुझे तो समझ में नहीं आ रही, कहीं ये आदमी पागल तो नहीं है। रेशम भाई इसके सामने बैठी बोले जा रही थी, जबकि वो खामोशी से नहीं सुन रही थी। हाय, तो किसी के लिए इतनी अजीज हो जाएगी, कोई तुझे इतना चाहेगा, कोई तेरे प्यार में इतना पागल हो जाएगा कि तेरे लिए इतनी बड़ी रकम देगा। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। तू बहुत खुशकिस्मत है। देखना तेरे लिए वो क्या कर रहा है, सिर्फ इसलिए ना ताकि तू किसी गैर मर्द के सामने ना जाए, तो किसी के सामने ना नाचे। वो पैसों का अंबार लगा रहा है। रेशम भाई बोलती चली जा रही थी, जबकि वो बिना किसी के तरह का रिस्पॉन्स दिए नहीं सुन रही थी। दिमाग में जैसे धमाके से हो रहे थे। वो क्यों लेकर जाएगा इसे अपने साथ, वो क्यों खरीद रहा था इसे हमेशा के लिए, वो क्यों इसे इस कोठे से निकालेगा, वो क्यों देगा इसके लिए इतनी बड़ी रकम। वो इसे देख क्या रही थी, कुछ भी तो नहीं। वो इसे पसंद नहीं करता था, इसका नाचना इसे पसंद नहीं था, जिसम हवा से कुछ नहीं थी, तो फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि इसकी जो वो इसे नाचने वाली तवाइफ को कोठे से इतनी बड़ी रकम में खरीद रहा था। वो बुरी तरह से उलझ रही थी, इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। यार भाई, आपको भी अभी जाना है काम पे, मैं 3 दिन की छुट्टियों पर आया हूँ। यार ऐसा थोड़ी ना होता है, वह नाराजगी से बोल रहा था, जबकि रास्ते में आते एटीएम को देखते हुए वो गाड़ी से निकला था। अखराज, अगर तुम मुझे बता देते तो मैं यहाँ आने से पहले ये मीटिंग कैंसिल कर देता। इतने महीनों के बाद तुमने छुट्टी भी की, तब करनी थी जब मैं तुम्हारे पास था ही नहीं। हद करते हो तुम भी यार, मुझे भी तुम्हारे साथ वक्त गुजारना था, कम से कम मुझे बता तो सकते थे ना। अरताज भी अच्छा खासा नाराज हो रहा था। अरे बताया तो था, आपको सरप्राइज देने वाला था, सरप्राइज के चक्कर में आपने मुझे सरप्राइज दे दिया। वो शीशे का दरवाजा खेलते हुए अंदर दाखिल हुआ तो सामने खड़ी लड़की को देखकर एक लम्हे के लिए इसे यकीन नहीं आया था। आजकल तो वैसे भी दिन रात वही लड़की इसके ख्वाबों ख्यालों पर सवार होती थी, लेकिन इस तरह से वो एटीएम के रूम में नजर आ जाएगी कि इसके वहम गुमान में भी ना था। बाहर इंतजार कीजिए, कम से कम देखकर तो आए, बाहर गार्ड खड़ा है, इसे पूछ ले, हद होती है बदतमीजी की। वो गुस्से से बोली थी, जबकि वो अगले ही लम्हे माजत करता वहां से बाहर निकल गया था। जबकि बाहर गार्ड को सड़क के पार थोड़ा फासले पर सिगरेट पीते देखकर दिल तो चाहा था कि 2 लगाकर इसके कान के नीचे रख दे, जिसने इसे बताया ही नहीं था कि एटीएम रूम में कोई लड़की मौजूद है। क्या हो गया है छोटे, सब कुछ ठीक तो है ना? अरताज जैसे कुछ समझते हुए बोला था। वो भाई क्या बताऊं, अंदर लड़की है, वो इस कार्ड के बच्चे ने मुझे बताया नहीं, वहां सामने सड़क पर खड़ा सिगरेट पी रहा है। बदतमीज इंसान, इसकी तो मैं ठीक से क्लास लेता हूँ। मैं जरा कैश निकलवा लूं। हाँ आराम से निकलवा लो, मैं होल्ड करता हूँ। अरे नहीं भाई, अब वैसे भी मैं गाड़ी ड्राइव करूंगा, घर पहुंचकर आपको कॉल करता हूँ, सुकून से बैठकर गप्पे मारेंगे। चले आप यहाँ ना सही, वीडियो कॉल पर तो आ ही सकते हैं। वो बोला तो अरताज को अफसोस हुआ था कि इतने महीनों के बाद इसका भाई इसके लिए छुट्टी लेकर आया था और वो सुकून से इसके साथ चंद पल भी गुजार नहीं सका था। चलो ठीक है, इंतजार करो, इसने कहते हुए फोन बंद कर दिया था, जबकि इसका ध्यान अब एटीएम से निकलने वाली लड़की की तरफ था। अजीब बदतमीज लोग हैं, ना देखते हैं ना समझते हैं, सीधा गुस्से चले आते हैं। अकल नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो बाकायदा ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए सीढ़ियां उतरने लगी थी। मैं माजरत ख्वाह हूं, मुझे हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन यकीन करें मैं हरगिज बदतमीज इंसान नहीं। वो गार्ड बदतमीज है जिसने मुझे नहीं बताया यहाँ अंदर कोई मौजूद है। देखिए कैसे आराम से खड़ा सिगरेट पी रहा है। इसने अपनी सफाई पेश की थी। वाह, मतलब सारा इल्जाम इस बेचारे गरीब पर लगा दिया, जो सारा दिन गर्मी में यहाँ खड़ा रहता है। एक लम्हा सुकून हासिल करने के लिए सड़क के पार चला गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप एक आम इंसान की ड्यूटीज भी ना निभाए। कम से कम आप इस शीशे की दीवार से नजर आती एक लड़की तो देख ही सकते थे ना। इस तरह बदतमीजी से अंदर घुसे चले आने का मतलब समझते हैं। अगर मैं शोर मचाती तो खड़े खड़े केस बन जाता आप पर। अगली दफा इस तरह अंदर घुसने से पहले आंखों का जरा इस्तेमाल कीजिएगा। ये आंखें सिर्फ सनग्लासेस चुराने के लिए नहीं दी गई। वो तो किसी तरह इसको माफ करने को तैयार ही न थी, बस नहीं चल रहा था कि इसे बदतमीज का सर्टिफिकेट दे दे। अच्छा चले माजरत, मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसने फौरन ही माफी मांगी और वो अपनी और इसकी बड़े रात पहली मुलाकात को इतना भी खराब नहीं करना चाहता था कि वो इसे सुनाती चली जाए और वो अपनी सफाई में कुछ भी ना बोल सके। माजरत तो आपको करनी चाहिए और गलती भी आपकी ही है, लेकिन मैं आपको हरगिज माफ नहीं करने वाली। आप लोग पहले गलतियां करते हैं और फिर इस तरह मासूम शक्ल बनाकर माफियां मांगने लगते हैं। आज मेरे साथ ना जाने कल किसके साथ करेंगे। पता नहीं आप जैसे लोगों के घर में माँ बहन भी होती हैं या नहीं। वो गुस्से से बोली थी। माँ बहन तो नहीं है मेरे घर, मेरा मतलब है मेरे पास ना तो अम्मी है और ना ही मेरी बहन। ओ प्लीज, मुझे आपके खानदान के बारे में नहीं जाना। लड़कियों से फ्री होने के ये पुराने तरीके हो चुके हैं। वो अब की दफा गुस्से से इसकी बात काटती रिक्शा रुकने लगी थी, जबकि वो अपनी सफाई में कुछ भी न कह सका था। वो बेड पर लेटा आराम से अपने हाथ में मौजूद इस लॉकेट को देख रहा था। वो एक सोने का लॉकेट था जो इसने अहमद के गले में पहने कहीं दफा देखा था। इसे 100% यकीन था कि ये लॉकेट इस लड़की का है। शायद हर बराहट में
किसी के हड़बड़ाहट में किसी के एटीएम में आ जाने की वजह से वैसे खो चुकी थी, भी यकीनन जल्दबाजी में पैसे निकलवा कर एटीएम से बाहर निकल गई होगी और इस वक्त यकीनन वो इस लॉकेट के लिए बहुत ज्यादा परेशान भी होगी। इसका इरादा तो इसके घर जाकर वो लॉकेट वापस करने का था, लेकिन नहीं, इसके चक्कर में वो एक खूबसूरत मुलाकात से महरूम नहीं हो सकता था। इसलिए इसने फैसला किया था कि ये लॉकेट वो खुद इसे तब जाकर देगा जब वो घर पर नहीं बल्कि कहीं बाहर होगी। इसी बहाने वो इसे एटीएम वाली बेसाख्ता हरकत की माजरत भी कर लेगा। इसे लॉकेट वापस करके ये भी बता देगा कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है। वैसे भी वो इसकी नजर में खुद को इतना बुरा साबित नहीं कर सकता था, लेकिन पहले ही सब कुछ खराब हो गया था, सो अब वो मजीद कुछ भी खराब नहीं करने वाला था। इसे मिलकर वो इसे शराफत से ये लॉकेट वापस करके इसे बात करने की कोशिश करने वाला था, जिसके लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था और थोड़ा बहुत नर्वस भी था। मोहब्बत इंसान को बहुत कुछ करने पर मजबूर कर देती है जो कभी भी नहीं सोच सकता, और अखराज को तो पहली ही नजर में वो लड़की सीधी अपने दिल के करीब, अपने दिल में उतरती हुई महसूस हुई थी। कल इस लड़की से मिलकर वो अपनी लव स्टोरी को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश तो कर ही सकता था। वैसे भी वो सिर्फ 3 दिन के लिए यहाँ पर आया था, इसे वापस चले जाना था, और जिस तरीके से इसका शेड्यूल चल रहा था, इसकी लव स्टोरी को बीच में ही लटकते रहना था। आसिर कमरे में दाखिल हुई तो शाह आराम से खिड़की के पास खड़ा उंगलियों में सिगरेट दबाए हुए था, जबकि वो बिना इसे महादब की तेजी से इसके कपड़े अलमारी से निकालने लगी थी। पीछे अपनी आवाज सुनने पर इसने पलट कर देखा था। वो इसके सामने पैरेट ग्रीन कलर की खूबसूरत सी फ्राक में सर पर दुपट्टा रखे हुए थे। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी इसे देखकर एक लम्हे के लिए सब कुछ भुला देता, और हकीकत तो ये थी कि शाह को इसके वजूद में सुकून मिलने लगा था। वो जहां भी होता घर वापस आ जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस लड़की के साथ सुकून के चंद लम्हे गुजरते थे। वरना रूहा ने जिस तरह से घर से भागकर बगावत की थी, उसके खानदान की इज्जत की चिथड़े उड़ाए थे, इसका बस नहीं चलता था कि वो कुछ भी कर डाले, लेकिन इस लड़की को देखकर से सुकून मिलता था। हालांकि ये इसकी दुश्मन की बहन थी, इसकी इज्जत के लुटेरे के साथ इसका खून का तल्लक था। ये लड़की माफी के लायक नहीं थी, लेकिन फिलहाल वो इसका सुकून थी, और इसे सुकून पहुंचाना शाह के हिसाब से इसका फर्ज था, और वो भी अपना फर्ज निभाने पर मजबूर थी, क्योंकि शाह तो इसका शोहर था, इसका महरम था। वो तो इसके वजूद पे अपना सुकून तलाश करता था, लेकिन इसे अजियत देकर हाँ वो इससे किसी तरह अपने साथ फ्री नहीं कर सकता था, और वो इसे किसी भी तरह ये नहीं बता सकता था कि इसके साथ गुजरते लम्हात में वो अच्छा महसूस करता है। वो सर से पैर तक इसे बेबाक निगाहों से देख रहा था। इस वक्त पैरेट ग्रीन कलर की फ्राक इसे इसके वजूद पर अच्छी लग रही थी। हालांकि ये कलर इसे कभी भी पसंद नहीं रहा था, लेकिन वो कुछ भी पहनती थी तो इस पर जचने लगता था, जैसे वो कलर बना ही इसी के लिए हो। इसने कपड़े निकालकर सामने बेड पर रखे थे, जबकि इरादा इसका बाहर भाग जाने का था। शाह साईं, आपके कपड़े निकाल दिए हैं, अब मैं जाऊं? मैं नीचे काम कर रही थी। इसका दिल तो चाहा कि बिना कुछ भी कहे भाग जाए, लेकिन वैसे काफी गहरी नजरों से देख रहा था। हाँ, तुमने कपड़े निकाल कर अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन तुम्हारे और भी बहुत सारे फ्राइज हैं। कल मेरे कमरे में आने से पहले सो क्यों गई थी? बल्कि किसकी इजाजत से तुमने मेरे आने से पहले सोने की जरूरत की? वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इसके करीब आता, इसे सवाल करने लगा था, जबकि वो निगाहें झुकाए खौफ से कांपने लगी थी। कल रात को काफी देर तक इसका इंतजार करती रही थी, लेकिन वो नहीं आया था। इसकी आंख कब लगी है वो खुद भी नहीं जानती थी, लेकिन सुबह जब वो फजर के वक्त जागी तब शाह इसके करीब ही सो रहा था। इसीलिए तो सुबह से वो कमरे में नहीं आई थी कि कहीं वो इसके बारे में सवाल ना कर। लेकिन थोड़ी देर पहले जब वो बाहर लॉन्च में नौकरों से बात कर रहा था, इसने इसे कुछ भी ना कहा था। इसे यही लगा था कि शाह अब इसके बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन वो तो पूछ रहा था, बल्कि पूरा हिसाब ले रहा था। मैंने आपका इंतजार किया था, लेकिन आप नहीं आए थे। पता नहीं फिर कब मेरी आंख लग गई। मैं तो जाकर आपका इंतजार ही कर रही थी। वो निगाहें झुकाए बेहद मासूमियत से बोल रही थी, जबकि शाह ने एक नज़र के नाजुक से रस्ते वजूद को देखा था, फिर हल्का सा मुस्कुराकर इसका चेहरा उठाते ऊपर की तरफ किया था। ये कैसा इंतजार किया है तुमने मेरा, कि मेरे आने से पहले ही सो गई? तुम्हारे इंतजार करने का ये तरीका मुझे पसंद नहीं आया। आज के बाद इस तरह का इंतजार मत करना। इंतजार करते करते तुम सो जाओ और मैं बेचैनी से मैं सारी रात जागूं। अब से मैं चाहे रात देर से आऊं या सारी रात ना आऊं, तो मुझे जागती हुई मेरे इंतजार में मिलोगी। आई बात समझ में? वो गुस्से से इसकी थोड़ी को अपनी 2 उंगलियों में जगड़ते हुए बोला तो उसने फौरन हाँ में सर हिलाया था, जबकि वो मुस्कुराते हुए इसके लबों पर झुकता है, इसके नाजुक लबों को अपने सख्त अनाबी लबों में कैद कर गया था। अंदाज में वही शिद्दत थी जो हमेशा होती थी। वो इसकी सांस को पीता इसके अपने रहमो करम पर ला चुका था। वो बुरी तरह से इसकी बाजू में कैद फड़फड़ाने लगी थी, लेकिन वो चाहे मर चाहिए इंसान कहाँ इस पर रहम खाता था। वो इसकी सांसें चुराते हुए इसको लम्हा व लम्हा अज़ियत दे रहा था। शायद रात इसका इंतजार न करने की सजा वो बुरी तरह से इसके सीने पर हाथ रखती इसे खुद से दूर करना चाहती थी, जब अचानक ही वो उसके हाथों को अपनी सख्त गिरफ्त में लेता पीछे की तरफ कैद कर चुका था। इसकी सांसें जैसे बंद होने को थी, आंखों के किनारों से पानी बहने लगा था। जब वो एक झटके से इसे खुद से दूर करता बेड पर गिरा गया था। वो टूटी बिखरी हालत में बेड पर पड़ी सिरसक उठी थी, जबकि शाह एक नजर इसकी गैर होती हालत देखकर मुस्कुराता इसके करीब से अपने कपड़े उठाने लगा था। ये छोटी सी सजा मेरा इंतजार ना करने की। आज के बाद मैं जब भी घर पे वापस आऊं तो मुझे मेरा इंतजार में मिलो। इसके करीब झुकते हुए इसने जैसे से हुक्म दिया था। वो कुछ भी सुनने या कहने की कंडीशन में नहीं थी, हाँ, लेकिन अपनी शिद्दतों से होती इसकी बुरी हालत इसे काफी लुत्फ देती थी। वो आहिस्ता से अपने लबों पर उंगली फेरता इसके खून का कतरा देखते हुए वॉशरूम में घुस गया था, जबकि अपने लबों पर हाथ रखते वो सिसक उठी थी। यार राशि, प्लीज रोना बंद करो यार, वो लॉकेट मिल जाएगा, आखिर कहाँ जाएगा? हम वापस कल काले चाहते हुए वही बैंक से CCTV कैमरास चेक करवाएंगे। यार किसी ने वो भी चेन उठाई होगी तो पता चल जाएगा, पता तो चल ही जाएगा जवेरिया, लेकिन
लेकिन मेन मसला ये है कि क्या जिसने वो चेन उठाई है वो वापस करेगा। आजकल कोई लोकल पीतल की चीज़ गिर जाए तो वापस नहीं करता। वो तो हालत सोने की थी, तुम्हें पता है वो मेरे अब्बू की थी। मेरे अब्बू ने बहुत शौक से वो भाई को दी थी। जब भाई ने इनके सामने आर्मी में जाने का इरादा जाहिर किया था और भाई के जाने के बाद वो मेरे पास थी, और देखो ना मैं 1 साल तक भी इसका ख्याल नहीं रख सकी। वो बुरी तरह से रो रही थी। देखो यार, और कुछ भी ना होता, हमें कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा ना। सीसीटीवी कैमरास की मदद से हम कम से कम ये तो पता लगवा लेंगे कि वो चेन किसने उठाई है, और फिर हम डील कर लेंगे इस आदमी से। वो चेन के बदले में हम पैसे ले ले, तेरे लिए तो वो चेन जरूरी है ना। अहमियत तो इस चेन की है, तेरी जज्बात तो इस लोकेट के साथ जुड़े हैं ना। तो प्लीज रो मत आशी, हम किसी भी तरह वो चेन हासिल कर लेंगे। जवेरिया से अपने साथ बिठाई चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। वो जानती थी इसकी सहेली कितनी इमोशनल है। और फिर इस दफा बहुत छोटी सी और फिर इस दफा बात छोटी सी नहीं थी। वो लॉकेट इसके लिए क्या अहमियत रखता था वो अंदाजा लगा सकती थी। सो एक अच्छी सहेली की तरह वैसे दिलासे दे रही थी कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो चेन ढूंढने में हर मुमकिन कोशिश करेगी। आज कॉलेज के बाद वो वापस बैंक जाने वाले थे। बैंक के सीसीटीवी कैमरा की मदद से वो देख सकते थे कि परसों इसकी चेन वहां से किसने उठाई है, क्योंकि इतना तो अंदाजा लगा ही चुकी थी कि वो चेन इसने वहां इसी रूम के अंदर गिराई थी, क्योंकि इसे थोड़ी देर पहले इसने चेन देखी थी, इसके पास थी। और फिर वहां से इसका घर कितना दूर था। घर आते ही इसे एहसास हो गया था इसके गले में चेन नहीं है। घर में ये बात इसने किसी को भी नहीं बताई थी। और फिर कल संडे आ गया था, और संडे बैंक बंद होते और फिर कल संडे आ गया था। संडे बैंक बंद होने की वजह से वो कोई भी कैमरा चेक नहीं करवा पाए थे। हालांकि आज इसका पूरा इरादा था यहाँ से सीधा बैंक जाने का। देखे मैम, आपका लॉकेट इस आदमी ने उठाया है। अब ये आदमी कहाँ है, कौन है, ये तो हम नहीं जानते। और सच कहें तो ये आदमी हमारे इलाके का लगता भी नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसकी सारी मालूमात हम आप तक पहुंचा सके। बैंक वाला आदमी सीसीटीवी कैमरा चेक करते हुए इसे कह रहा था, जबकि वो बहुत ज्यादा परेशान थी। जी सर, आप जरूर पता करवा के हमें बताइएगा। ये हमारा नंबर है, कुछ भी पता चले तो हमें इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। जवेरिया ने सामने बैठे आदमी से कहा था। जवेरिया, ये वही आदमी है जो मेरे एटीएम से निकलने के बाद आया था, बल्कि मैं अभी अंदर ही थी जब वो अचानक से घुस गया। मैंने इसकी काफी बेइज्जती भी की थी, जबकि ये सारा इल्जाम गार्ड पर लगा रहा था कि गार्ड अपने काम को ठीक से नहीं कर रहा था। इसने जवेरिया को देखते हुए इसे इस दिन का वाकया याद करवाया था, जबकि जवेरिया ने हाँ में सर हिलाया था, क्योंकि इसके बारे में वो उसे सब कुछ बता चुकी थी। सर प्लीज आप हमें इसके बारे में कुछ भी पता करके बताइएगा। वो लॉकेट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बाबा की आखिरी निशानी है। अगर वो आदमी हमसे कुछ लेकर ये लॉकेट वापस करता है तो भी हमें कोई मसला नहीं है। अगर कहिएगा तो हम इसे रकम भी अदा कर देंगे, लेकिन वो लॉकेट हमें किसी भी कीमत पर वापस चाहिए। आप इस आदमी से रब्ता करने की कोशिश कीजिएगा। जवेरिया ने सामने बैठे बैंकर से कहा था, जो इसकी परेशानी को समझ रहा था। आप फिक्र न करें मैम, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपका लॉकेट आपको वापस मिल जाएगा इंशाल्लाह। हमारे पास आपका नंबर है। हम जैसे ही इस आदमी के बारे में कुछ भी पता करने में कामयाब होते हैं, हम आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। बैंक वाले ने इतरामा कहा था, जबकि आपकी दफा इसने आशी को देखते हुए उठने का इशारा किया था। एक उम्मीद के साथ वो दोनों बैंक से बाहर निकली थी। ए लड़की, जल्दी जल्दी हाथ चला, कितने साल लगाएगी, शासाई का खाना भी बनाना है तूने। मुलाजमा इसके सर पर खड़ी थी, जबकि वो जल्दी जल्दी कपड़े धोने की कोशिश कर रही थी। हवेली के सारे पर्दे आज इसको दे दिए गए थे धोने के लिए। कर रही हूँ, बस हो जाता है। अभी वो घबराए हुए मजीद जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। ऐसी मरी हुई हालत है तेरी, 4 कपड़े तो धोए नहीं जाते तुझसे। पता नहीं क्या होगा तेरा। तरस आता है मुझे तुझ पर। वो इसे देखते हुए बोली थी, जबकि असीतल ही से मुस्कुरा रही थी। इसे तो अब खुद पर भी तरस नहीं आता था। कोई और इस पर तरस क्या खाएगा। जल्दी हाथ चला। हाथ टूटे हुए हैं क्या? अब की दफा वो दोहार कर बोली थी। ये क्या तरीका है बात करने का? ये किस तरह तुम मेरी बीवी को महातर कर रही हो? इसे पीछे से शाह की आवाज सुनाई दी तो वो एक समय में अलर्ट हुई थी। शाह साईं वो काम करवा रही थी, पर्दे धो रही थी ना। तो ये बहुत सुस्त है, ठीक से काम नहीं करती, काम चोर है एक नंबर की। वो अपनी सफाई देते हुए कहने लगी थी, मेरा ये सवाल नहीं था। मेरा सवाल ये था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से इस लबो लहजे में बात करने की, और ये कपड़े क्यों धो रही है? घर के पर्दे धोने के लिए किसने कहा है इससे? मैंने सिर्फ अपने काम करवाने के लिए कहा था। इसने इस औरत से सवाल जवाब करने शुरू कर दिए थे। साईं, आपने कहा था इसे मसरूफ रखना है, तो तुमने घर के पर्दे धुलवाना शुरू कर दिए इसे। ये मेरी बीवी है, तुम्हारी मालकिन है, तुम्हारे आगे काम करने वाली मुलाजमा नहीं। माफी मांगो इससे। और आज के बाद खबरदार जो इसकी ऊंची आवाज निकाली। वो गुस्से से घूरते हुए बोला तो अंदाज में ऐसा था जैसे वो इसे तबाह कर देगा। साईं, मैं तो आप माफी मांगो। वो इसकी बात काटते हुए दहाड़ा था, जबकि मुलाजमा ने एक नजर असीर को देखा। आज तक वो इसे झुकाते आई थी, हाथ उठाते आई थी, बात बात पर जलील करते हुए आई थी। अब वो इसे माफी मांगते इतने बुरे दिन आ गए थे इसके। माफी मांगो असीर बीबी से, आइंदा कभी बदतमीजी नहीं होगी। माफ कर दो असीर बीबी, आइंदा कभी बदतमीजी नहीं होगी। वो हाथ जोड़ते हुए बोली, जबकि शाह असीर को कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर इसका हाथ थाम कर हवेली से अंदर ले गया था। वो अपने हाथ पर इसकी मजबूत हाथ की तेज गिरफ्त महसूस करते हुए इसके कदमों के साथ कदम मिलाती अंदर की तरफ जा रही थी, जबकि मुलाजमा की सख्त निगाहें से अपने पीछे महसूस हो रही थी। वो दोनों पैदल ही घर जा रही थी। जवेरिया से समझा रही थी कि सब कुछ बेहतर होगा, जबकि वो परेशान थी। न जाने से क्यों लग रहा था कि वो इस लॉकेट को हमेशा के लिए खो दिया है, और अब वो लॉकेट इसे कभी भी नहीं मिलने वाला। एटीएम से इसका घर दूर हरगिज नहीं था। वो थोड़ी ही देर में अपनी गली में पहुंची तो पीछे से किसी के पुकारने की आवाज सुनाई दी। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनो, तुम्हारा लॉकेट एटीएम में गिर गया था। लॉकेट का नाम सुनकर वो फौरन पलटी थी, जब अपने सामने इसी लड़के को खड़े देखा जो कल से
खड़े देखा जो कल एटीएम में घुसा था। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें इस तरह से मुखातब कर रहा हूँ बीच रास्ते में। तुम्हें बुलाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इसीलिए इस गली से यहाँ तक आया हूँ, तुम दोनों का पीछा करते हुए। इतने लोगों के सामने इस तरह किसी लड़की को मुखातब करना किसी भी तरह का इशू बना सकता है। तुम्हें याद है परसों तुम एटीएम में थी तो मैं गलती से अंदर आ गया था। क्या तुम्हें पता है वहां तुम्हारा लॉकेट गिर गया था? वो अपने हाथ में मौजूद लॉकेट सामने करते हुए बोला तो जवेरिया की जहाँ आंखें चमक उठी थी वहीं आशी हैरान सी इसे देख रही थी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आपको नहीं पता कि ये हमारे लिए कितना अहम है। जवेरिया ने लॉकेट लेते हुए इसको शुक्रगुजार अंदाज में कहा था, जबकि ये लॉकेट वापस पाते ही आशी की आंखों में आंसू आ गए थे। इसे यकीन न आया था कि वो लॉकेट वो वापस हासिल कर चुकी है। जवेरिया से देखते हुए बोल रही थी जबकि इसकी निगाहें आशी पर थी, जो लॉकेट पाकर काफी ज्यादा खुश लग रही थी। इसने इसके सामने 2 दफा इस लॉकेट को चूमा जबकि उसके लब्बों से शुक्रिया का उम्मीदवार था, लेकिन इसने कुछ भी नहीं कहा था। जवेरिया ही बोलते रही और फिर वो दोनों चली गई थी जबकि वो एक लफ्ज भी इससे नहीं कह पाया था। शाह इसे लेकर कमरे में आ गया था जबकि वो भी खामोशी से अंदर आकर बैठ गई। इसे अभी भी रात का खाना बनाना था, लेकिन शाह की मर्जी के खिलाफ वो कमरे से नहीं निकल सकती थी। कल मैं मुल्तान जा रहा हूँ, खबर मिली है कि तुम्हारा भाई और मेरी बहन आजकल वहां जाकर बसे हैं। वहीं पर लाशें दफना दूं या यहाँ लेकर आऊं? वो सिगरेट लबों में दबाए इसे अपने साथ सोफे पर बिठाते हुए सवाल कर रहा था। आपकी मर्जी है, दिल करे तो ले आइएगा, दिल करे तो ना सही। आखिर आपकी बहन है, हो सकता है आप इसकी आखिरी तदफीन अपने हाथों से करना चाहें। बाकी वो इंसान मेरा भाई नहीं है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, इसलिए मुझे इस इंसान का आखिरी दीदार करने का कोई ख्वाहिश नहीं। वो बेहद नरमी और आहिस्तगी से बोल रही थी, जबकि आज पहली दफा शाह ने इसकी बात सुनकर गुस्से करने के बजाय इसकी बात की गहराई को समझने की कोशिश की थी। तुम्हें क्या लगता है इस गाँव के लोग गलत से अंधे हैं या फिर इस घर के मुलाजमों ने तुम्हारे भाई को अपनी आंखों से नहीं देखा है? तुम्हारा भाई यहाँ आधी रात को मेरी बहन से मिलने आता था। यकीन करो अगर मुझे पहले खबर लग जाती इन सब चीजों की तो तुम्हारा भाई बहुत पहले कत्ल हो चुका होता। मैं नहीं जानती मेरा भाई आपकी हवेली में क्यों आता था, लेकिन मेरा भाई गलत नहीं है ये मैं जानती हूँ। अगर वो गलत होता तो वो मेरा भाई नहीं है, क्योंकि जो इंसान अपने घर में बहन रखते हुए दूसरे की बहन की इज्जत उछाल दे वो किसी का भाई कहलाने का हक नहीं रखता। मुझे शाम का खाना बनाना है, वापस आकर आपके मुल्तान जाने के लिए पैकिंग कर दूंगी। वो आहिस्ती से कहती इसके करीब से उठकर बाहर निकल गई थी, जबकि शाह ने इसे रोका नहीं था। तुम्हारे भाई की लाश लाकर तुम्हारी निगाहों के सामने रखूंगा, फिर तुमसे सवाल करूंगा और तुम्हारे मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा। वो गहरा सांस लेता सोफे की पूछ से देख लगा गया था। वो सुबह सुबह एयरपोर्ट पहुंचा था, वहां तो आज इसका आखिरी दिन था। शाम को इसने चले जाना था, लेकिन अपने भाई से मिलने की अलग ही खुशी थी इसे। वो एयरपोर्ट पर इसे देखते हुए इसे चिपक गया था, जबकि इतने दिनों के बाद अपने भाई से मिलकर ताज भी बहुत ज्यादा खुश था। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आपसे मुलाकात होगी। मुझे लगा था इसकी दफा छुट्टियां मेरी ज़ाया हो जाएंगी। वो इसे लिए गाड़ी तक पहुंचा था। ऐसे कैसे यार, मीटिंग खत्म करते ही मैं वहां से निकल आया हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुमसे मुलाकात हो सके। मेरा भाई मेरे लिए स्पेशल अपना जरूरी काम छोड़कर आया है, मैं क्या इसके लिए वापस नहीं आ सकता? मेरी जान अगली दफा आने से पहले प्लीज मुझे बता देना, और कम से कम 1 हफ्ते का टाइम तो लेकर जरूर आना। सच्ची में तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। इसने उदासी से कहा तो अखरास भी उदास हो गया था। हाँ, वो जानता था कि इसका भाई इसके बगैर बहुत अकेलापन महसूस करता है। भाई यार आप शादी कर लो, कम से कम आपकी जिंदगी में कोई तो होगा ना। आपको नहीं पता, मुझे अक्सर ये सोच कर परेशानी होती है कि अगर मैं कहीं शहीद हो गया, किसी मिशन में वापस ना आ सका, तो आप मेरे बगैर अकेले रह जाओगे। अब भाई प्लीज इमोशनल मत होइएगा, मैं एक फौजी हूँ और मैंने अपने फ्राइज सर अंजाम देने हैं। अपने लिए कुछ बेहतर सोचें, आगे बढ़े, अपनी जिंदगी की बेहतरी के बारे में कुछ सोचें कि अब तक अकेले रहेंगे। आखिर मुझे भी तो कोई चाहिए ना जो मुझे चाचू चाचू कहकर बुलाए और मैं इसके साथ खूब सारी मस्तियां करूं। मेरी तो लव स्टोरी ही रुकी हुई है, ना आगे बढ़ रही है ना पीछे, लेकिन आप तो कहीं पर हाथ पैर चलाएं। वो इसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि अरताज इसकी बातों को काफी ज्यादा इंजॉय कर रहा था। वो दोनों भाई एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद अब घर वापस जा रहे थे, जब इसे कल वाली वो लड़की जवेरिया नजर आई। इसके साथ ही वो भी थी। इस पर नजर पड़ते ही आशी ने जवेरिया का हाथ थमकर वहां से निकलना चाहा था, जब जवेरिया से जबरदस्ती अपने साथ इन दोनों के सामने लेकर आई थी। हाय, कैसे हैं आप? कल के लिए हम फिर से आपकी शुक्रगुजार हैं। आशी और मैं अभी यही बात कर रहे थे, कल हम आपको ठीक से थैंक यू भी नहीं बोल सके। कल लॉकेट को पाकर आशी काफी इमोशनल हो गई थी, फिर हमें जाना पड़ गया। आशी ने भी आपको थैंक यू नहीं बोला होगा, हालांकि इसके लिए तो वो लॉकेट इतना हंस सके। आशी हास है ना आशी, तुम थैंक यू बोलना चाहती थी ना इनको? जवेरिया ने इससे कहा तो इसने हाँ में सर हिलाया था। अरताश ने एक नजर अपने सामने खड़े अपने भाई को देखा और फिर सामने खड़ी इस मासूम सी लड़की को। थैंक यू सो मच, आपने मेरा लॉकेट वापस किया, इसके लिए मैं आपकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगा नहीं था कि ये लॉकेट मैं दोबारा कभी हासिल कर पाऊंगी, इसीलिए आपने अचानक वो लॉकेट लाकर मुझे वापस किया, तो थोड़ी देर के लिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। सच में मैं इसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा लॉकेट वापस कर दिया। वैसे देखते हुए बोली तो अखरास मुस्कुरा दिया था। मोस्ट वेलकम, लेकिन इन छोटी छोटी बातों के लिए थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी चीज़ की मैंने तुम्हारी ही चीज़ तुमको लुटाई है, तुम पर कोई एहसान नहीं किया। एक दफ़ा इंसान अपनी खास चीज़ खोकर दूसरे दफ़ा इसका पहले से ज़्यादा ख्याल रखने की कोशिश करता है। मुझे यकीन है कि तुम अपने इस लॉकेट को पहले से ज़्यादा ख्याल रखोगे और इससे कभी भी खुद से अलग नहीं करोगे। वो मुस्कुराते हुए बोला था, जबकि आशी जवेरिया का हाथ हम देने खुदाफिज करके वहां से निकल गई थी। इसका कोई इरादा नहीं था कि किसी आदमी के सामने ज़्यादा देर खड़े रहने का, और ना ही इसे जवेरिया की यह हरकत ठीक लगी थी।
इनके घर में इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं की जाती थी, लेकिन जवेरिया काफ़ी ओपन माइंडेड थी, इसे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो मराता इनको थैंक यू तो बोल आई थी, हालांकि इस तरह बीच बाजार में रुककर से थैंक यू बोलना पसंद नहीं आया था। ओए छोटे, ये क्या था? तुम, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कौन सी लॉकेट की बात कर रहे थे तुम लोग को? ये लड़की कौन थी? ताश ने इनके जाने के बाद पूछा तो वो हल्का सा मुस्कुराया था। ये वही लड़की थी भैया जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, अहमद की बहन। इसने तफसील से बताया तो ताश को अब जैसे पूरी बात समझ में आई थी। चल बच्चे, लड़की तो मिलवा दी, अब घर का एड्रेस भी बता दे ताकि हम आगे के बारे में सोच सके। वो मुस्कुराकर इसके कंधे पर हाथ रखता है। इसीलिए शॉपिंग मॉल से बाहर निकला था। शाह मुल्तान आया हुआ था और यहाँ आने के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ रूहा थी, जिसे वो हर तरफ पागलों की तरह ढूंढ रहा था। लेकिन मजाल थी कि वो लड़की से कहीं पर भी मिली हो। वो मुल्तान में आकर बुरी तरह से नाकाम हो रहा था, लेकिन इस दफा वो नाकाम होने के लिए हरगिज नहीं आया था। इसे किसी भी तरह रूहा को ढूंढना था। आखिर वो लड़की इसके खानदान की इज्जत को दो कोरिका करके गायब हो गई थी। वो इसे बिल्कुल भी माफ करने का इरादा नहीं रखता था। इसका इरादा इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसको अबरतनाक निशाना इसका इरादा इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसको अबरत का निशाना बनाना था, ताकि इसके गांव में कोई भी लड़की दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके। कोई भी लड़की दोबारा अपने बाप भाई की इज्जत को मिट्टी में न मिला सके, ताकि कोई भी लड़की दोबारा अपने घर से कदम निकालने से पहले 1000 दफा सोचे कि इसका अंजाम कितना भयानक होगा। इसका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था, बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ भी कर बैठे। वो कुछ भी करने वाला था, बस वो लड़की एक दफा से मिल जाए। वो इसको बहुत बुरी मौत देने वाला था। वो इसके साथ किसी तरह की नरमी का इरादा नहीं रखता था। इसकी मौत शाबिर शाह के हाथों ही लिखी हुई थी। नहीं जनाब, यहाँ पर इस नाम की कोई लड़की नहीं आई, और ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, इस तस्वीर की भी किसी लड़की को हमने नहीं देखा है, और ना ही ये आदमी यहाँ आया है। होटल का मैनेजर ने तफसील से बता रहा था, जबकि शाह खामोशी से होटल से निकलता अब दूसरे होटल में आ रहा था। कहीं ना कहीं तो वो लोग रुके ही होंगे, लेकिन मुमकिन है कि वो किसी बड़े होटल में ना रुके हों, क्योंकि बड़े होटल से पहचान निकालना मुश्किल नहीं होता। मुमकिन है वो किसी छोटे और ऐसे होटल में रुके हों जो ज्यादा मशहूर ना हो। इसने अपने जहन पर जोर डालते हुए सोचा, और फिर ड्राइवर को कहा था कि वो इसे शहर के छोटे छोटे होटल्स में लेकर जाए, क्योंकि शायद वो लड़का इतना अमीर हरगिज नहीं था कि रूहा को किसी बड़े होटल में लेकर जाता, और फिर बड़े होटल से इसकी पहचान निकालना भी मुश्किल नहीं था। यकीन वो खौफजदा थे, तभी जगह जगह भाग रहे थे। वो अपनी कोई भी निशानी छोड़कर खुद को फंसा नहीं सकते थे। तरस आता है तुम पर मासूम जान, तो क्या क्या नहीं सहती। शाबिर शाह जैसा जालिम इंसानों के साथ और फिर इसके साथ जिंदगी के दिन गुजारना, और वो सितमगार तो तरस भी नहीं खाता। तू मासूम कब तक सहेगी ये सब कुछ, कब तक बर्दाश्त करेगी मेरी बच्ची? वो इस पर तरस खाते हुए बोल रही थी। ये वही कल वाली मुलाजमा थी जिसकी शाह ने बेइज्जती की थी इसकी खातिर, और आज वो इस पर तरस खा रही थी। तो क्या करूं मैं, मेरे नसीब में इस इंसान का साथ लिखा है। वो तंग आकर बोली थी। वो कब से इसे फजूल बातों में लगा रही थी, या शायद इसे बताना चाहती थी कि इसकी जिंदगी ने इस पर कोई तरस नहीं खाता। वो एक जालिम इंसान के हाथों की कठपुतली बन गई है। हाय मेरी बच्ची, अपने लिए कोई कदम उठा, भाग जा यहाँ से। वो जालिम सफाक इंसान तुझे यहाँ से कभी जाने नहीं देगा। जब वो यहाँ हवेली में नहीं होता, तेरे पास अच्छा मौका होता है यहाँ से निकल जाने का, इस कैद से रहाई हासिल करने का। तू पागल है जो एक जगह जम गई है, यहाँ से निकलने की कोशिश ही नहीं कर रही। वो औरत बोली तो वह हैरानगी से देखने लगी थी। क्या मतलब था इसकी इस बात का? मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? वो उलझते हुए इससे पूछने लगी। अरे क्या कहना चाहती हूँ, उसे क्या मतलब है तेरा? मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं बस तुझे समझा रही हूँ कि तू अपने लिए कोई कोशिश नहीं कर रही। अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती? कौन सा वहां मुल्तान में बैठा शाबिर तुझे यहाँ देख रहा है? अगर चाहे तो यहाँ से भाग सकती है, अपनी जिंदगी के लिए कोई बेहतर कदम उठा सकती है, शाह की कैद से निकल सकती है। वो मेरे शोहर, इनसे भागकर मैं कहाँ जाऊंगी? वो उल्टा इसे सवाल करने लगी, जबकि औरत ने तस्बरी निगाहों से इसे देखा था। तू गलतफहमी का शिकार है मेरी बच्ची, शोहर ऐसे नहीं होता। क्या तूने अपने लिए ऐसा शोहर सोचा था जो दिन रात तुझ पर जुल्म करे? तो इसके लिए सिर्फ बनी है एक ऐसी औरत जिसके भाई ने इसकी बहन को घर से भगाया है। वो अपनी इज्जत पर बात करने वाले को ढूंढ रहा है। जिस दिन इसे वो मिल गया, इस दिन तो तेरी क्या औकात। वो तुझे भी कत्ल करेगा, इससे पहले एक दफा भी नहीं सोचेगा। मौका है अब भी, निकल जा यहाँ से, भाग जा, इससे पहले कि वो आ जाए। अपने लिए बेहतरी सोच, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। निकल जा यहाँ से, इस शख्स की पहुंच से दूर निकल जा, वो तुझे कभी ढूंढ ना पाए। इतनी दूर चली जा। वो औरत इसके सामने खड़ी बोल रही थी, जबकि वो हैरत से सुन रही थी। शाह की हास मुलाजमा से यहाँ से भाग जाने का मशवरा दे रही थी, और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। हर कब तक वो शाह का जुल्म सहती रहती। ये तो वो भी जानती थी कि वो यहाँ किस लिए है। सिर्फ और सिर्फ इस इंसान का दिन रात का जुल्म सहने के लिए, या इसकी हवस को पूरी करने के लिए। और कब तक वो दरिंदों की तरह इसे नोचता रहेगा? इसे खुद अपने लिए कोई कदम उठाना था, और सच कहती थी ये औरत, इसे बार बार ये मौका नहीं मिलना था। ये अच्छा मौका था, शाह हवेली में नहीं था। ना जाने इसने कब लौट कर आना था। इसके आने से पहले ही वो यहाँ से निकल सकती थी। वो इस औरत को देखते हुए सोच रही थी, लेकिन इसने इस औरत को कोई भी जवाब नहीं दिया था, बल्कि खामोशी से अपने धुले हुए कपड़े उठाकर सामने छत की तरफ जाने लगी। जबकि वो औरत मायूसी से पलटकर दरवाजे की तरफ देखने लगी, जहां से शाह की कारी अंदर दाखिल हुई थी। वो अगले ही लम्हे हवेली के अंदर की तरफ भाग गई थी, क्योंकि वो हरगिज खुद पर बात नहीं आने दे सकती थी कि शाह की बीवी को इस घर से बिगाने का मशवरा इसने दिया था।
वो इससे कुछ पूछती नहीं थी, वो खुद ही बता दिया करता था इसका भाई से मिला या नहीं मिला। वो अपने कमरे में आने के बाद बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था, जबकि वो मुलाजमा की सारी बातों को होद तक रखते हुए इसके पीछे पानी का गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुई थी। पानी पीने के बाद वो फिर से बेड पर लेट गया था। इसने इससे कोई बात नहीं की थी और ना ही एक नजर देखने के बाद इसे दोबारा देखा था। इसका इरादा कमरे से निकल जाने का था। यहाँ आकर मेरा सर दबाओ, यहाँ आकर मेरा सर दबाओ, इसने इसे जाते देखकर कहा। वो पलट कर आई थी। आसिर इसके पास बेड पर बैठती आहिस्ता आहिस्ता इसका सर दबाने लगी थी, जबकि वो इसकी गोद में सर रखे आंखें मूंदे पड़ा हुआ था। कितनी ही देर खामोशी छाई रही थी। तुम्हारे भाई का कोई पता चले तो फिर हम हनीमून पर जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। इसके हाथ पर अपने हाथ रखे वो बेहद नरमी से बोला था। उसकी ये नरमी आसिर को झटका ही तो दे गई थी। वो जब भी इसके भाई की तलाश से नाकाम होकर लौट कर आता था तो वो गुस्सा ही करता था, सब नौकरों पर चिल्लाता था, इस पर चिल्लाता था, बात बात पर इसे जलील करता था, इसके भाई को जान से मारने की धमकियां देता था। लेकिन आज इसका अंदाज जरा अलग था। इसने जवाब में कुछ भी नहीं कहा। तुषार ने हल्का सा आंखें खोलकर इसके चेहरे को देखा था। वो खामोशी से किसी रोबोट की तरह बैठी इसका सर दबा रही थी, बिना कुछ भी कहे, बिना कोई भी जवाब दिए। वो बस अपने काम में मसरूफ थी। शान इसके बालों की लीड खींचकर इसे अपने करीब किया था। ये बाहर क्यों आ रही है? तुम्हारे बालों से। इसने इसके चेहरे को खुद पर झुकाते हुए सवाल किया था। इसके सारे बाल पीछे की तरफ बंधे हुए थे, लेकिन एक लीड इसके चेहरे पर आ रही थी। वो काम कर रही थी ना, हो सकता है बालों से निकल गई हो। आसी ने फौरन बाल छुड़वाकर पीछे की तरफ किए थे। मेरे अलावा तुम्हारे ये बालों की लीड भी किसी दूसरे के लिए दिलकश मंजर ना बने। आई मेरी बात समझ में? वो एक झटके से इसे खींचकर अपने करीब करता है, इसके बालों को अपने हाथ में उलझाते से तकलीफ दे गया था, जबकि वो सिसकती अपने सारे बाल को खुलने से रोक नहीं पाई थी। इसने तेजी से अपने बालों को वापस बंद करना चाही, जब वो इसे खींचकर अपने सीने पर गिराता है, इसे करने से रोक गया था। इस वक्त तुम मेरे पास हो, मेरी बाहों में, मेरी पनाहों में। कोई जरूरत नहीं है इन्हें बंद करने की। ये तब बंद होनी चाहिए जब कमरे से बाहर हो। कमरे के बाहर मैं ना तो तुम्हारे बाल खुले देखूं और ना ही तुम्हारी दुपट्टा सर से नीचे। तुम पर किसी भी और की नजर पड़े बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। वो इसे बेड पर गिरा था, इस पर साया फकन होते हुए बोल रहा था, जबकि आसिर ने जवाब में कुछ भी नहीं कहा था। इसका कोई जवाब ना पाकर इसकी गर्दन पर जा बजा अपने लबू का लम्स बिखेरता इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा था। वो इसकी गर्दन को चंद ही लम्हों में अपनी जानलेवा शिद्दतों से सुरख कर चुका था। इसके कंधे से कमीज सरकाते हुए इसने अपनी मूछें रगड़ी थी, लेकिन हमेशा की तरह इसे असीर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। वो खामोशी से इसकी पनाहों में पड़ी शायद ये अज़ियतनाक लम्हात खत्म होने का इंतजार कर रही थी। वो कभी जाहिर नहीं करता था, लेकिन आज इसका ये अंदाज वो शिद्दत से महसूस कर रहा था। इसने इसकी गर्दन पर अपने दांत काटते हुए इसे सिसकने पर मजबूर किया था, जबकि वो आंसू बहाती इसकी पनाहों में ही पड़ी थी। मज़ाहमत करना तो इसने पहली रात ही छोड़ दिया था। शायद से कभी भी अपनी बाहों में मज़ाहमत करते पाया ही नहीं था। वो इसके आगे इशारे पर चली आती थी। इसकी गर्दन पर इसने अपनी शिद्दतों के रंग छोड़ते हुए थोड़ा फासला बनाकर अपनी जेब से कुछ निकाला था। वो आंखें बंद किए खामोशी से पड़ी थी। इसने के दूर जाने पर भी इसने आंखें नहीं खोली थी, जबकि वो कोई ठंडी सी चीज इसकी गर्दन में पहना रहा था। तोहफा लाया हूँ तुम्हारे लिए, पसंद आया था मुझे, कैसा लगा? वो लौकिक का हसरा इसके हाथों में पकड़ाते हुए पूछने लगा, तो आसी ने हल्की से अपनी आंखें खोलते हुए इसके नाम का पहला हरूफ छुआ था। अच्छा है ना? शान ने दोबारा से पूछा, तो इसने एक नजर से देकर हाँ में सर हिलाया था। मेरी पसंद अच्छी है। इसने खुद ही अपनी तारीफ करते हुए लॉकेट को छोड़कर इसके चेहरे पर निगाहें डाली थी। एक दफा फिर से अपनी आंखें बंद कर गई। वो ना तो मुस्कुराई थी और ना ही लॉकेट की तारीफ की थी। इसने याद करने की कोशिश की थी कि तकरीबन 2 महीने से वो इसके साथ थी और इन 2 महीनों में इसने एक दफा भी इसके लबों पर मुस्कुराहट नहीं देखी थी। वो 2 महीने से मुस्कुराई नहीं थी और शायद फिलहाल वो इसे अपनी तरफ से कोई खुशी नहीं देना चाहता था, क्योंकि ये सब कुछ तो इसके भाई के मरने के बाद होना था। हाँ, वो इसके भाई को मारने के बाद इसके साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। वो नहीं जानता था कि आसिर इसके लिए क्या है, लेकिन वो इसके लिए बेहद जरूरी हो चुकी थी। इन चंद दिनों में इसने समझा था कि आसिर के बगैर रहना इसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। वो ना चाहते हुए भी इसकी तरफ पूरी तरह से मुतवज्जो हो गया था। वो अब इसे छोड़ने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन इससे पहले वो इसके भाई को मौत के काट उतार कर अपनी लुटी हुई इज्जत का बदला लेना चाहता था और फिर इसने आसिर के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी। वो मोहब्बत नहीं करता था इससे, हाँ, लेकिन वो इसके लिए जरूरी थी, बेहद जरूरी थी, इतनी जरूरी कि वो अब आने वाली जिंदगी वो इसी के साथ सोच रहा था।